लेक्चर 22 कंट्रोल योर लस्ट भाग 22। अभी काव्या हर्षवर्धन के घर से निकाल पाती कि तभी उसका फोन बजता है। काव्या फोन की आवाज सुन पहले अपने पर्स से फोन निकाल उसे उठाने का सोचती है, पर कॉलर आईडी पर शो हो रहे हैं मिस्टर अशोक हुड्डा का नाम देख वो चौंक जाती है। वह अभी कुछ घंटे ही लेट हुई थी और उसके पास उसकी कंपनी का मैनेजर का कॉल आ गया था। वह समझ गई थी कि उसकी परेशानी बढ़ गई है। वही खड़ा हर्षवर्धन काव्य के बदलते चेहरे के एक्सप्रेशन को देख उसके हाथ से फोन ले लेता है तो उस पर उसे अशोक का नंबर दिखता है। अशोक का नंबर देख हर्षवर्धन को काफी गुस्सा आता है। हर्षवर्धन काव्या का फोन उठा उसे स्पीकर पर डाल काव्या को बात करने का इशारा करता है, पर इससे पहले काव्य कुछ बोल पाती कि तभी उस दूसरी तरफ से अशोक हुड्डा की आवाज सुनाई देती है। तुम आज काम पर क्यों नहीं आई? क्या तुम्हें अपनी जॉब छोड़ने का डर नहीं? सॉरी सर, वो बस में ट्रैफिक में फंस गई थी, बट मैं कुछ ही देर में ऑफिस पहुंच जाऊंगी। अशोक हुड्डा को इतनी गुस्से में देख काव्या उसे समझाने की कोशिश करती है, पर उसकी यह बात सुन अशोक हुड्डा और गुस्सा हो जाता है। वह गुस्से में काव्य से बोलता है, क्या तुमने हम सबको बेवकूफ़ समझ रखा है? इतने बड़े ऑफिस को मैं संभालता हूँ, मुझे पता है। तुम्हारे एरिया में आज कोई जाम नहीं लगा। तुम जानबूझकर मुझसे बचने की कोशिश के लिए ये सब कर रही हो, पर यह सब बेकार है। सर, आई एम सॉरी, वो बस मैं अपने फ्रेंड के घर फंस गई थी। अभी आधे घंटे में मैं ऑफिस पहुंचती हूँ। आप मेरा हाफ टाइम का पेमेंट काट सकते हैं। अशोक को ये बोलते हुए काव्य अपने सामने खड़े हर्षवर्धन की ओर गुस्से में देखती है। जहां काव्य ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहती थी, वहां आज उसे हर्षवर्धन की वजह से हाफ टाइम का पैसा कटवाना पड़ रहा था। बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें लगता है इस तरह बिना इन्फॉर्म किए हाफ टाइम ऑफिस न आने के बाद तुम्हारे सिर्फ पैसे ही कटेंगे? नहीं, तुम्हें इस नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तुम्हें कल से ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं। उद्धरण चिन्ह। काव्या अशोक की यह बात सुन चौंक जाती है। वह घबराते हुए बोलती है, नहीं सर, प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा कुछ मत कीजिएगा। मुझे इस जॉब की बिल्कुल ज़रूरत है। मैं अपना एक दिन का सैलरी भी कटवाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें इस जॉब की ज़रूरत है और मुझे तुम्हारी, तो क्यों ना तुम मेरे डील को हाँ कर दो। मैं एक रात के बदले सब कुछ माफ़ करने को तैयार हूँ। सर, मैंने पहले ही उस बारे में आपको जवाब दे दिया था। मेरा जवाब अभी भी वही है। कंपनी के रूप के अकॉर्डिंग अगर मैं लेट होती हूँ तो आप मेरे पैसे काट सकते हैं, पर मुझे निकालने का आपको कोई हक नहीं। क्या सच में? काव्य की बातों का इतना जवाब देते हुए अशोक हुड्डा पागलों की तरह हंसने लगता है। उसको ऐसी हंसी की आवाज़ सुन काव्या को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वही खड़ा हर्षवर्धन अपने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन काव्या और अशोक की बातें सुनते हुए अपना फ़ोन चला रहा था। हर्षवर्धन को ऐसे अशोक के बातों का कोई जवाब न देते देख काव्या को बहुत गुस्सा आता है। यह आदमी सच में सिर्फ अपनी सेटिस्फैक्शन के अलावा और कुछ नहीं सोच सकता। इसे काव्या से कोई मतलब नहीं था, वह बस उसे जरूरत के लिए इस्तेमाल करता है। पागलों की तरह हंसते हुए अचानक से अशोक हुड्डा रुक जाता है और वह काव्य से बोलता है, क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे इस कंपनी की रूल सिखा सकती हो? मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ। मैं जब चाहूँ जिसे चाहूँ तब उसे निकाल सकता हूँ। इसमें तुम मुझसे कोई सवाल नहीं कर सकती। अशोक हुड्डा की यह बात सुन काव्या को काफ़ी गुस्सा आता है। वह अभी गुस्से में उससे कुछ बोलने वाली थी कि तभी हर्षवर्धन उसके कमर को पकड़ खुद के तरफ खींच लेता है, जिससे काव्या की आह की आवाज़ें निकल जाती है। हर्षवर्धन को ऐसा करते देख काव्या उसे खुद से दूर करते हुए उसके सीने पर मारने लगती है, पर हर्षवर्धन नहीं रुकता। वह हम तेजी में काव्या के गले सीने पर किस करने लगता है। हर्षवर्धन के ऐसे करने की वजह से काव्या की सांसें भी उखड़ने लगी थी। वह तेजी में सांसें लेने लगती है। वही फोन की दूसरी तरफ अशोक काव्या की तरफ से ऐसी आवाज़ सुन बहुत अच्छे से समझ गया था कि अभी काव्या कौन से काम में बिजी थी। दूसरी तरफ से ऐसी आवाज़ सुन अशोक बोलता है, तो तुम इस काम में बिजी थी। अब तुम्हें दोबारा मेरे ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं। इतना बोलते हुए अशोक हुड्डा अभी अपना फ़ोन रखने ही वाला था कि तभी उसे एक भारी भरकम आवाज़ सुनाई देती है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक दिन का लीव चाहता हूँ। ये हर्षवर्धन था। अशोक को यह आवाज़ सुनी सुनी लग रही थी। आज से पहले उसने कभी हर्षवर्धन से फ़ोन पर भी बात नहीं किया था।
इसीलिए उसे समझ नहीं पाया। हमेशा से अशोक से हर्षवर्धन का असिस्टेंट बात किया करता था। वो बस अभी तक एक बार ही अपने बॉस को देखा था। काव्या की तरफ से किसी लड़के को ऐसे बोलते देख अशोक को काफी गुस्सा आता है। अभी उसे अपनी कोई खास चीज किसी और की होती दिख रही थी। ये सुन उसका गुस्सा बढ़ जाता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, तुम जो भी हो, हमारे कंपनी के ऐसे रूल्स नहीं कि हम किसी एम्प्लॉय को ऐसे ही छुट्टी दे दे। काव्य की जरूरत अब इस ऑफिस को नहीं। उसे बोल देना कि मुझे ऑफिस में वह दोबारा दिखाई ना दे। अशोक की यह बात सुन हर्षवर्धन मुस्कुराते हुए बोलता है, तो सच में तुम्हारे कंपनी रूल्स ऐसे हैं? फिर ठीक है, जल्द मिलते हैं। इतना बोल हर्षवर्धन फोन रख देता है। हर्षवर्धन के फोन रखते ही काव्या उसे गुस्से में खुद से दूर धकेलते हुई बोलती है, ये तुमने क्या किया? अब वो पक्का मुझे ऑफिस से निकाल देगा। अभी बातें नहीं, हमारे पास अभी एक्शन करने का वक्त है। काव्या के बातों को इग्नोर कर हर्षवर्धन उसके पास आ वापस से उसके नेक और चेस्ट पर किस करने लगता है। हर्षवर्धन को कैसा करते देख काव्या को काफी गुस्सा आता है। वह उसे फिर से खुद से दूर धकेलते हुए बोलती है, मुझे अभी तुम्हारे साथ कोई एक्शन करने का मूड नहीं। क्या सच में तुम मुझे ना बोल रही हो? काव्या की बात सुन हर्षवर्धन के चेहरे का एक्सप्रेशन सख्त हो जाता है। ऐसा लग रहा था वह काव्या से नाराज था। हर्षवर्धन को ऐसे नाराज होते देख काव्या घबरा जाती है। वो जानती थी उन दोनों के बीच क्या डील हुआ था। वो हर्षवर्धन को कभी भी ना नहीं बोल सकती थी। इसीलिए काव्या खुद की बातों को संभालते हुए हर्षवर्धन के पास आकर बोलती है, तुमने कल रात खुद के बहुत सारी एनर्जी लॉस की है। अभी तुम्हारे लिए आराम जरूरत है। ज्यादा लास्ट तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं, इससे तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है आगे जाकर। काव्य ने यह बात हर्षवर्धन को शांत कराने के लिए कहा था, पर काव्य की यह बात सुन हर्षवर्धन का गुस्सा और बढ़ जाता है। काव्या को अपना चाल गलत होते हैं दिख रहा था। हर्षवर्धन काव्या की ओर घूमते हुए बोलता है, क्या तुम्हें लगता है फ्यूचर में मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा? क्या कल रात मैंने तुम्हें सेटिस्फाई नहीं किया था? काव्या हर्षवर्धन की यह जवाब सुन चौंक जाती है। उसे अंदाजा हो गया था कि उसने अभी बहुत बड़ी गलती कर दी। किसी भी मर्द के लिए यह बोलना उसकी मर्दानगी पर सवाल उठाने जैसा था। और काव्या ने तो ये काम हर्षवर्धन के साथ किया है। हर्षवर्धन अपने गुस्से भरी आंखों से काव्या को घूरे जा रहा था। उसको ऐसे घूरते देख काव्या डर गई थी। वह उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोलती है, मैंने जैसा सोच रहे हो वैसे नहीं है। मैंने तुम्हारा मजाक बिल्कुल भी नहीं उड़ाया। मैं बस फ्यूचर में तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तुम्हारी वाइफ के साथ इसलिए एडवाइस कर रही थी। वैसे भी तुम्हें आगे भी कंटिन्यू करना है। पर काव्या के लिए अब बहुत देर हो चुका था। हर्षवर्धन तुरंत से उसे पकड़ अपने करीब खींचते हुए उसे बिस्तर पर ले जाकर पटक देता है। हर्षवर्धन को ऐसा करते देख काव्या उसे रोकने की कोशिश करती है, पर हर्षवर्धन कहाँ रुकता। वह अभी पहले से ज्यादा खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहा था। काव्य हर्षवर्धन के सीने पर हाथ मारते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोलती है, मेरी बॉडी अभी उस लायक नहीं कि मैं तुम्हें दोबारा झेल सकूं। दूर हटो। पर मुझे अभी खुद को प्रूव करने की जरूरत है। सॉरी, आखिर तुम ही ने मुझसे कहा ना, मैं अगर जो ऐसा ही रहा तो फ्यूचर में मैं शायद से सही ना रह पाऊं, इसीलिए मुझे खुद को अब ट्राई करना है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलने के बाद हर्षवर्धन काव्य पर हावी हो जाता है। न चाहते हुए भी काव्या को उसे सपोर्ट करना पड़ता है। इन सब में पता नहीं कितने देर बाद जब काव्या अपनी आंखें खोलती है तो वो अभी बिस्तर पर अकेले लेटी थी। ये देख काव्या बिना कोई देरी किए तुरंत से अपने कपड़े पहन उस रूम से बाहर निकलती है। काव्या को बाहर निकलते ही उस घर में काम करने वाली स्टाफ उसके सामने आ उसे खाना खाने का ऑफर देती है, जो कि हर्षवर्धन ने उसे करने के लिए बोला था। पर काव्या बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। वह बिना कुछ खाए तुरंत से वहां से निकल जाती है। काव्या जब दिव्या के घर पहुंचती है तो अभी दिव्या घर पर नहीं थी। क्योंकि ऑफिस वक्त था इसलिए दिव्या अभी अपने काम पर गई थी। अब जो कि काव्या ने आज छुट्टी लिया था इसीलिए वह ऑफिस नहीं जा सकती थी। और कल उसके साथ क्या कुछ होगा उसे इस बारे में उसे कोई आइडिया नहीं था। हालांकि वह अपना जॉब नहीं छोड़ना चाहती थी,
पर वह अब अशोक हुड्डा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। काव्य जाकर शावर लेती है। शावर लेने के बाद काव्य अभी मिरर के सामने खड़ी अपने गले और चेस्ट पर लगे उन निशानों को देखती है जो हर्षवर्धन ने उसे आज दिए हैं। काव्या को नहीं पता था कि वह ये कौन सी जिंदगी जी रही है, पर वह अब दोबारा प्यार तो नहीं करना चाहती थी, और रही बात हर्षवर्धन को ना करने की, वह तब तक नहीं करना चाहती थी जब तक हर्षवर्धन उसे खुद ना बोल दे या फिर उससे पहले वह उसके पैसे ना लौटा दे। मुझे पता है कितने ही रीडर्स को ये लग रहा है कि हर्षवर्धन और रौनक में कोई फर्क नहीं है, पर जहां एक तरफ काव्या ने रौनक को अपना खुद का प्यार, वक्त और रिस्पेक्ट दिए थी, वही हर्षवर्धन के साथ उसका सिर्फ शारीरिक संबंध है, जो कि हर्षवर्धन की चाह और काव्या की मजबूरी है। अब हर्षवर्धन रौनक से गलत है या सही, वह आपको आगे जब आप पढ़ते जाएंगे तब आपको अंदाजा हो जाएगा। और हाँ, काव्य की एज 25 साल और हर्षवर्धन 28। मुझे आशा है अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। CH23, तुम चाहो तो प्रेसिडेंट को सिड्यूस कर लो। 23 शावर लेने के बाद काव्या अपने बिस्तर पर जाकर सो जाती है। उसे कल के लिए काफी डर लग रहा था, क्योंकि एक तो उसने सीधे से अशोक को माना कर दिए थी, ऊपर से हर्षवर्धन ने भी अशोक से बात की थी। काव्या को हर्षवर्धन से भी कोई उम्मीद नहीं था, उसने खुद हर्षवर्धन को इन सब में पढ़ने के लिए मना कर दिया था। ऊपर से अभी कुछ घंटे पहले हर्षवर्धन को अपने और अशोक के बीच हो रही बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए काव्य को यह भी यकीन था कि हर्षवर्धन इस मामले में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। काव्या डर रही थी, पर वहां भी जानती थी उसने ऐसा भी कोई गलत काम नहीं किया कि उसके उस कंपनी से निकाला जाए। उसने सिर्फ अपने बॉस की अनचाही डिमांड को पूरा करने से मना कर दिया था। दूसरी सुबह जब काव्या अपने ऑफिस पहुंचती है तो काव्या को ऑफिस में देख उसके सारे कलीग्स चौंक गए थे। वो एक दूसरे से काव्या को लेकर बातें करने लगते हैं। कुछ लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे तो वही कुछ लोग उसके लिए सिंपैथी दिखा रहे थे। काव्या को उनके इस बिहेवियर के पीछे का राज नहीं पता था। उसे बहुत अजीब लगता है, इसीलिए वह ज्यादा कुछ ना सोचते हुए हमेशा की तरह जहां वह बैठती थी उस डेस्क पर जाकर बैठ जाती है। काव्या को वहां बैठते देख उसके साइड में बैठी हुई लड़की उससे पूछती है, तुम यहाँ कैसे? क्या तुम्हें बॉस ने वापस से बुलाया है? क्या मतलब? भला बॉस मुझे क्यों बुलाएंगे? मैं ऑफिस में काम करती हूँ ना। क्या तुम्हें सच में नहीं पता? कल हमारे मैनेजर अशोक हुड्डा ने हम सबको बताया कि तुम्हें इस कंपनी से निकाल दिया गया है, क्योंकि तुमने कल बिना पूछे इस कंपनी से छुट्टी ले लिया था। तुमने उनसे लीव के लिए कॉल पर भी नहीं पूछा। वो लड़की काव्य को ये सब बताते हुए काफी उदास लग रही थी। ऐसा था कि वो काव्य के लिए थोड़ा सिंपैथी दिखा रही थी। काव्या उस लड़की की यह बात सुन चौंक जाती है। कल उसने अशोक हुड्डा को कॉल किया था, उसने उनसे लीव के लिए भी कहा था। उसके साथ हर्षवर्धन ने भी मिस्टर अशोक से कल काव्य के लीव देने की बात की थी। फिर यह आदमी सभी से झूठ कैसे बोल सकता है? काव्य को अभी मिस्टर अशोक पर काफी गुस्सा आ रहा था। वो जल्द से जल्द मिस्टर अशोक से मिलकर अपने सवालों के जवाब चाहती थी। मैंने कल मिस्टर अशोक को कॉल किया था, मैंने उनसे लीव की भी बात की थी। काव्य की क्या बात सुन वो लड़की चौंक जाती है। वो काव्य को समझाते हुए बोलती है, अगर तुम सही बोल रही हो तो इसका मतलब है मिस्टर अशोक तुम्हें टारगेट कर रहे हैं। मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स से भी सुना, ऑफिस में चारों तरफ ये बात फैला हुआ है कि तुमने मिस्टर अशोक को सेड्यूस करने की कोशिश की थी, पर उन्होंने तुम्हें नकार दिया। तो क्या वो इसलिए ये सब? इतना बोलने के बाद वो लड़की शांत हो जाती है। काव्या उसके आगे का बात जानती थी कि आखिर ये लड़की उससे बोलना क्या चाहती थी। काव्या को ये सब सुनकर काफी बुरा लगता है। एक तो उस आदमी ने खुद उसे अपने साथ रहने का ऑफर दिया, फिर जब काव्य ने उसे मना कर दिया तो उसने सभी तरफ उसके ही खिलाफ अफवाह फैला दी। काव्य गुस्से में उस लड़की से पूछती है, क्या तुम्हें भी यही लगता है कि मैंने ये सब किया होगा? क्या मुझे मिस्टर अशोक जैसे 45 साल के बूढ़े आदमी को सेड्यूस करने की जरूरत है? नहीं, मुझे इन बातों पर कोई विश्वास नहीं, तभी तो मैं अभी तुमसे बात कर रही हूँ। मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर सकती। जितना मैंने तुम्हें जाना है तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। पर मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा वो जब असिस्टेंट केबिन में गया था तो तुम मिस्टर अशोक को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। उस लड़की की यह बात सुन काव्या का गुस्सा बढ़ जाता है। वो अब समझ गई थी कि उसे अपने हक के लिए लड़ना ही होगा। वो वैसे चुप चुप कर मिस्टर अशोक हुड्डा से नहीं लड़ सकती थी।
इसीलिए काव्या ने उस लड़की से मिस्टर अशोक हुड्डा के ऑफिस से लेकर उसके बाद तक उसके साथ क्या क्या हुआ उसने उसे सब कुछ बता दिया। काव्या के मुंह से मिस्टर अशोक के बारे में इतना सब सुन वो लड़की थोड़ा चौंकते हुए बोलती है, तो यह मामला है। मुझे पहले ही लगा था तुम जैसी खूबसूरत लड़की जो आराम से चाहे तो वो इस ऑफिस के बॉस को सेड्यूस कर ले, वो भला इस ऑफिस के मैनेजर को सेड्यूस करने में कैसे असफल रह गई। मुझे लगता है इसीलिए उसने तुम्हें टारगेट किया और जानबूझकर मौका पाकर ऑफिस से निकल गया। उस लड़की की यह बात सुनकर कि तुम ऑफिस के बॉस को सेड्यूस कर सकती हो, काव्या घबरा जाती है, उसका चेहरा थोड़ा लाल हो जाता है। अभी वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसे अशोक हुड्डा की आवाज़ सुनाई देती है। काव्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस ऑफिस में आने की? क्या मैंने तुम्हें कल मना नहीं किया था? तुमने अपना जॉब खो दिया है, अब तुम ऑफिस में दोबारा नहीं आ सकती। काव्या पीछे मुड़कर देखती है तो वहां अशोक हुड्डा मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों को फोल्ड किए हुए खड़ा था। वहीं ऑफिस के सारे कलीग्स वहां अभी मौजूद थे। मिस्टर अशोक की बातों का जवाब देते हुए काव्या बोलती है, क्या सच में? पर आपने तो मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। सर, वैसे आप मुझे निकाल कैसे सकते हो? मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है? वो सब मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया जाता है। अच्छा, पर क्यों? जबकि मैंने आपको कॉल करके कल लीव मांगी थी, फिर आप मुझे ऑफिस से कैसे निकाल सकते हैं? और आपने ऑफिस के सारे एम्प्लॉय को ये क्यों बताया कि मैंने आपको कॉल नहीं किया था? मैंने किसी से कोई झूठ नहीं बोला। जब मैंने सबसे यह बोला था उस वक्त तुमने मुझे कोई कॉल नहीं किया था। तुम्हारा फ़ोन कॉल बाद में मुझे आया, पर उस वक्त मैंने तुम्हें सीधा से मना कर दिया था। मैंने तुम्हें छुट्टी ग्रांट नहीं की थी, तुमने खुद ही खुद को छुट्टी दे दिया, इसीलिए तुम्हें इस ऑफिस से निकाला जाता है। तुम्हारे पास मात्र 10 मिनट है, अपने सामान पैक करो और शांति से निकल जाओ, वरना हमारे पास और भी तरीका है। काव्या का गुस्सा बहुत बढ़ गया था। अब जबकि अशोक ने उसे खुलेआम निकल जाने का बोल दिया था, तो वह जान गई थी कि अब चुप रहने से और खुद की इज्जत के बारे में सोचने से उसका कोई भला नहीं होने वाला। उसे खुद के लिए लड़ना होगा, उसे इस आदमी को सबक सिखाना होगा कि आखिर इतने बड़े ऑफिस का मैनेजर कितना बड़ा ठरकी और गंद किस्म का आदमी है। इसीलिए काव्या अपने कमर पर हाथ रखते हुए मिस्टर अशोक के और मुस्कुराते देख बोलती है, अच्छा, तो आप मुझसे ये कहना चाहते हो कि मैंने आपके साथ सोने से मना कर दिया, इसलिए आप मुझसे इस ऑफिस से निकाल दोगे बिना मेरी कोई गलती के? काव्या की बात सुन उसके आसपास खड़े सारे कलीग्स चौंक जाते हैं। किसी ने भी इस बात की उम्मीद नहीं की थी। सभी की जो निगाहें पहले शक भरी सिर्फ उसको देख रही थी, वो अब मिस्टर अशोक पर भी थी। अपने ऑफिस में काम कर रही लोगों के सामने अपनी इज्जत ऐसे जाते देख मिस्टर अशोक का गुस्सा आता है। वह काव्या से चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ही मुझ पर कोई सा भी इल्जाम लगा दोगी और लोग मान जाएंगे? मुझे तो शर्म आ रहा है। पता नहीं तुम्हें इस ऑफिस में काम किसने दिया। तुम राणा ग्रुप में रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। सिक्योरिटी? अच्छा सर, मतलब आप बोलना चाहते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ? आपने मुझे कोई ऑफर नहीं दिया, आप मुझे टॉप पर नहीं पहुँचाना चाहते थे, आप मेरे साथ सोना नहीं चाहते थे। क्या आपको सच में इस बुढ़ापे में जवान बनने का शौक नहीं? काव्या की यह बातें सुनते हुए ऑफिस के सारे कलीग मिस्टर अशोक की ओर अब शक भरी नजरों से देखने लगे थे। इससे पहले भी ऑफिस से कुछ फीमेल स्टाफ ऐसे ही निकाल दी गई थी। उनके पीछे का वजह क्या था वो आज तक किसी को नहीं पता था, पर आज ऐसे काव्या की यह बातें सुन वो सब भी कहीं ना कहीं काव्या के इस बात को विश्वास कर रहे थे। उन सब का ऐसा बदलता रिएक्शन देख मिस्टर अशोक को काफी घबराहट होता है। वो चिल्लाते हुए सिक्योरिटी को बुलाते हैं। तुरंत से सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड को काव्या की ओर इशारा करते हुए मिस्टर अशोक बोलते हैं, इस लड़की को 2 सेकंड के अंदर ऑफिस से बाहर निकालो, वरना मैं तुम्हें इस ऑफिस से निकाल दूंगा। इस तरह की गंदी सोच और गंदगी फैलाने वाली लड़की को हमारे ऑफिस में कोई जरूरत नहीं। मिस्टर अशोक का इतना बोलना था कि तुरंत से 4-5 गार्ड काव्या के सामने आकर उसके हाथ को पकड़ उसे वहां से बाहर खींचने की कोशिश करने लगते हैं। उन सब को ऐसा करते देख काव्या को काफी बुरा लग रहा था। वो सच में बहुत गंदा फील कर रही थी। बिना किसी गलती की वजह से आज उसकी हालत ऐसी थी। उसे अगर पता होता कि इस ऑफिस में आने के बाद उसे इतना कुछ झेलने को मिलेगा, तो वो कभी भी यहाँ काम करने नहीं आती। उन गार्ड को ऐसे खुद को खींचते देख काव्या गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है,
मुझे छोड़ो, मैं खुद बाहर निकल जाऊंगी, तुम्हें मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं। काव्या की यह बात वो गार्ड्स उसे छोड़ देते हैं। उन गार्ड्स से छूटने के बाद काव्या अपने सामने खड़े सारे कलीग्स की ओर देखते हुए गुस्से में बोलती है, सभी को पता है गलत कौन है। मिस्टर अशोक का कैरेक्टर कैसा है उससे ऑफिस की सारी फीमेल स्टाफ जानती है, पर फिर भी उन्हें इसमें नहीं बोलना, और आज मैंने बोला तो वह मुझे निकाल रहे हैं, पर फिर भी किसी को इसमें मेरा साथ नहीं देना। खैर जाने दो, आप लोगों के साथ काम कर कर अच्छा लगा। 2-3 लोग जो मेरे साथ हमेशा से रहे हैं, मैं हमेशा उनके कांटेक्ट में रहना चाहूंगी। बाकी जैसे मूर्ति बने बैठे रहते हैं वैसे ही आप बैठे रहिए। इतना बोलकर काव्या जैसे ही वहां से आगे बढ़ती है कि तभी मिस्टर अशोक का असिस्टेंट दौड़ते हुए अशोक के पास आकर बोलता है, मिस्टर प्रेसिडेंट आए हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट ऑफिस में आए हैं। बॉस ऑफिस आए हैं। ये कैसे पॉसिबल है? हर्षवर्धन के पास बहुत सारी कंपनियां थी, इसीलिए उसके पास इतना भी वक्त नहीं था कि वो दिन में एक बार जाकर अपनी सारी कंपनियों में घूम सके। ऑफिस के इस ब्रांच में हर्षवर्धन बहुत मुश्किल से 3-4 बार आया था। अभी हाल ही में उस दिन जब ऑफिस में आया था, जब उसने काव्या को वह ऑफर दिया था, उसके बाद आज हर्षवर्धन के ऐसे आने की खबर सुन अशोक हुड्डा चौंक जाता है। उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं। वो जल्दी से सभी को अपने अपने स्थित पर जाकर काम करने का आदेश देते हुए आगे की ओर बढ़ता है हर्षवर्धन का स्वागत करने के लिए। पर उससे पहले ही हर्षवर्धन गेट पर था और अभी ऑफिस के सारे वर्कर्स अपने अपने जगह पर ना बैठकर वहां शक्ल बनाकर खड़े थे। अचानक से हर्षवर्धन आता है और अपने ऑफिस का हाल देखकर वह गुस्से में मिस्टर अशोक की ओर चिल्लाते हुए बोलता है, मैनेजर, क्या मैं तुम्हें इस बात के लिए ऑफिस का मैनेजर बनाया है ताकि तुम मेरी ऑफिस का हाल सब्जी मंडी कर दो? ये सब यहाँ क्या हो रहा था? ये सारे लोग ऐसे क्यों हैं? सभी अपने अपने सीट पर जाकर बैठो। हर्षवर्धन को ऐसे गुस्से में देख वह सारे लोग भागते हुए अपने अपने सीट पर बैठने लगते हैं, पर काव्या अभी भी गेट के पास खड़ी थी। हर्षवर्धन उसके तरफ ध्यान ना देते हुए आगे प्रेसिडेंट केबिन की ओर बढ़ने लगता है कि यह देख काव्या उसे गुस्से में गाली देती है। काव्या को बहुत बुरा लग रहा था, पर हर्षवर्धन को ऐसे खुद का सपोर्ट ना करता देख वो वहां से जाने को होती है कि तभी उसे पीछे से आवाज आती है, हेलो मिस, तुमने क्या ऑफिस को अपना घर समझ रखा है, जो जब मन आए और जब मन ना हो चली गई? क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता मैंने क्या कह रहा हूँ? काव्या पीछे मुड़कर देखती है तो यही हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन की यह बात सुन काव्या के चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ जाता है, इस उम्मीद में कि शायद से हर्षवर्धन ने यह उसको बोला, पर नहीं, हर्षवर्धन तो अभी अशोक के साथ कुछ बात करने में बिजी था। हर्षवर्धन का ऐसा तरीका काव्या को काफी बुरा लग रहा था। उसे लगता है जैसे हर्षवर्धन ने अभी उसे ना बुलाकर किसी और को बुलाया था, इसीलिए वह वापस से जाने लगती है कि तभी अचानक से कोई उसका हाथ पकड़ खींचते हुए उसे ऑफिस के अंदर करता है। ये और कोई नहीं हर्षवर्धन था। काव्या को गुस्से में देखते हुए हर्षवर्धन बोलता है, क्या तुम्हारे कान खराब हैं? मैंने तुमसे कुछ कहा था, फिर तुम्हें सुनाई क्यों नहीं दे रहा? बिजनेस टाइकून अभिमन्यु सिंघानिया, जिसने अपने दम पर पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर रखा था, दुनिया के लिए द परफेक्ट मैन, जिसमें सिर्फ एक ही कमी थी, वो लड़कियों से सख्त नफरत करता था। पर अपनी दादी की जिद की वजह से अभिमन्यु ने शादी के लिए हाँ कर दी, मगर एक रोबोट से। कौन है ये रोबोट? क्या रिश्ता है इसका अभिमन्यु से? आखिर क्या वजह है अभिमन्यु के लड़कियों से नफरत करने के पीछे? आखिर कैसे और क्यों बिताएगा अभिमन्यु उस रोबोट के साथ अपना जीवन? आखिर क्या है इस रोबोट के पीछे का सच? CH24, तुम्हारे बॉडी के अलावा ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो मुझे चाहिए? भाग 24, क्या तुम्हारे कान खराब हैं? मैंने तुमसे कुछ कहा था, फिर तुम्हें सुनाई क्यों नहीं दे रहा? काव्या अभी ऑफिस से बाहर निकल रही थी कि तभी हर्षवर्धन उसकी बाह पकड़ उसे अंदर खींचते हुए चिल्लाकर बोलता है। हर्षवर्धन की यह बात सुन ऑफिस के काम करने वाले सारे एम्प्लॉय गेट की ओर देखने लगते हैं, जहां हर्षवर्धन अभी गुस्से से काव्या की ओर घुरे जा रहा था। वहीं पास में मैनेजर अशोक भी खड़ा था। हर्षवर्धन को ऐसे काव्या को अपने सीट पर बैठने के लिए बोलता देख अशोक आगे आ अभी उससे कुछ बोलना चाहता था कि उससे पहले ही काव्या गुस्से में हर्षवर्धन का हाथ खुद से दूर करते हुए बोलती है, मिस्टर प्रेसिडेंट, आपको पता नहीं, अभी
अभी आपके मैनेजर ने मुझे ऑफिस से निकाल दिया है क्योंकि मैंने कल लीव लिया था, और आपके ऑफिस में एक दिन का लीव मतलब ऑफिस से बाहर होता है। काव्या की यह बात सुन हर्षवर्धन गुस्से में मिस्टर अशोक की ओर घूरता है, तो अभी अशोक हर्षवर्धन से अपनी नजरें चुराने की कोशिश कर रहा था। अशोक को ऐसा करते देख हर्षवर्धन काव्या से बोलता है, तुम जाकर अपनी सीट पर बैठो। हर्षवर्धन को ऐसा बोलते देख तुरंत से मिस्टर अशोक बोलते हैं, सॉरी प्रेसिडेंट, पर आपको नहीं पता इस लड़की की वजह से हमारे ऑफिस का वातावरण कितना खराब हो गया है। इसमें मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की थी, और तो और। अभी अशोक अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले ही काव्या गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, क्या तुम्हें लगता है तुम जैसे अगली फेस वाले मोटे आदमी को जो कि मुझसे उम्र में दोगुना है, उसे मैं सेड्यूस करूंगी? काव्या की यह बात सुन कुछ एम्प्लॉय हंसने लगते हैं। ये देख मिस्टर अशोक गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांध लेते हैं। वहीं उनका चेहरा भी काला पड़ गया था। वो हर्षवर्धन की वजह से इस लड़की को कुछ नहीं बोल रहे थे, वरना वो इसको अपनी औकात दिखा देते। काव्या की ऐसी बात सुन हर्षवर्धन मुस्कुराते हुए बोलता है, तो तुम मुझे सेड्यूस करना चाहती हो? क्या मतलब? काव्या हर्षवर्धन की यह बात सुनकर घबरा जाती है। भला इसमें वो कहाँ से आ गया, और यह आदमी इतने सारे लोगों के सामने में आखिर ये सब क्या करना चाहता है? काव्या को ऐसे हड़बड़ाते देख हर्षवर्धन मुस्कुराने लगता है। तभी हर्षवर्धन का असिस्टेंट अपने हाथ में एक फाइल लेकर आता है और हर्षवर्धन के हाथ में दे देता है, जिसके बाद हर्षवर्धन अशोक के चेहरे पर वो फाइल मारते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें अपने ऑफिस का मैंने इसलिए नहीं बनाया था कि तुम ये सब करो। एकदम से सब कुछ बदल जाता है। सभी लोग चौंकते हुए मिस्टर अशोक की ओर देखने लगते हैं कि आखिर ऐसा उनके प्रेसिडेंट के हाथों में क्या था जो उसने मैनेजर को दिए हैं, जिसकी वजह से अशोक के सिर से पसीना आने लगा था और वो कांपने लगे थे। पूरी फाइल को पढ़ अशोक तुरंत से हर्षवर्धन के पैरों में गिर जाता है। वो उससे माफी मांगते हुए बोलता है, सॉरी मिस्टर प्रेसिडेंट, अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। वह मैं लालच में आकर थोड़ा बहक गया था। अशोक की यह बात सुनकर हर्षवर्धन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, थोड़ा मतलब 35 करोड़? तुमने 35 करोड़ का घोटाला किया है? क्या तुम्हें ये थोड़ा लगता है? तुम जैसे लोगों को मेरी ऑफिस में कोई जगह नहीं। हर्षवर्धन की यह बात सुन अशोक गिराते हुए हर्षवर्धन के पैर पकड़ माफी मांगने लगता है कि तभी अचानक से बाहर की गेट से पुलिस आकर अशोक को पकड़ लेती है। पुलिस को हर्षवर्धन के असिस्टेंट ने पहले ही इस मामले को लेकर कंप्लेन कर दिया था, जिसकी वजह से पुलिस तुरंत से आकर मिस्टर अशोक को पकड़कर वहां से लेकर चली जाती है। पुलिस के जाने के बाद हर्षवर्धन अपने ऑफिस में काम कर रहे सारे एम्प्लॉय की ओर देखकर बोलता है, मुझे गद्दारी बिल्कुल भी पसंद नहीं। आज ऑफिस आने की मेरी वजह मिस्टर अशोक ही था। मुझे उनके बारे में 2 दिन पहले ही पता चला था, पर वक्त ना होने की वजह से मैं आज आया। अब से कुछ दिन के लिए मैं इसी ऑफिस से ऑपरेट करूंगा। अब सब अपने अपने सीट पर जाकर बैठो। इतना बोलने के बाद वो वहां से प्रेसिडेंट केबिन की ओर चला जाता है। काव्या अभी भी गेट के पास ही खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। यह आदमी उसके लिए नहीं आया था, ये बात इसने खुद ही सबको बताया, तो क्या उसे यहाँ अभी भी रहना चाहिए? काव्या को ऐसे सोच में डूबा देखा हर्षवर्धन का असिस्टेंट, जो कि वही अभी खड़ा था। वह काव्या से बोलता है, मैडम आप अपनी सीट पर जा सकती हो। क्या आपको बॉस को ऐसे गुस्सा करने में अच्छा लगता है? नहीं, मैं जाती हूँ। इतना बोलकर तुरंत से काव्या अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। हर्षवर्धन के असिस्टेंट का ये बात सुन काव्या अपने सीट पर जाकर बैठ काम करने लगती है। आज ऑफिस में हर रोज से आज कुछ ज्यादा ही सन्नाटा था। अभी काव्या को काम करते हुए मात्र आधा घंटा ही हुआ था कि तभी उसके पास असिस्टेंट आकर बोलता है, मैडम प्रेसिडेंट सर ने आपसे वो डिजाइन्स मांगा है जिस पर आप काम कर रही थी। अच्छा ठीक है, मैं दे दूंगी। असिस्टेंट को इतना बोल काव्या उस फाइल को इकट्ठा करने लगती है जिस पर वो पिछले 7 दिनों से काम कर रही थी। काव्या को जहां तक ध्यान था, हर्षवर्धन ने उसे पहले ही यह बोल दिया था वो यहाँ उसके लिए नहीं आया था, फिर ऐसे अचानक से उसे बुलाने की क्या जरूरत है? काव्या काफी घबराई हुई थी, पर अब जबकि यह उसके प्रेसिडेंट का ऑर्डर था, वो इसे जरूर पूरा करेगी। उसके पास में ना बोलने का हक नहीं था। काव्या डिजाइन के फाइल को लेकर प्रेसिडेंट ऑफिस के केबिन पर जाकर नोक करती है, तो अंदर से हर्षवर्धन उससे आने की परमिशन देता है।
ये देख काव्या अंदर जाकर हर्षवर्धन के सामने लगा चेयर पर बैठते हुए उसकी तरफ वो फाइल बढ़ाते हुए बोलती हैं, प्रेसिडेंट ये रहा वो डिज़ाइन जिसे आप देखना चाहते थे। काव्या की यह बात सुन हर्षवर्धन अपना सामने रखे उस फाइल को बंद कर देता है जिस पर वो अभी काम कर रहा था। उस फाइल को बंद करने के बाद हर्षवर्धन मुस्कुराते हुए काव्या से बोलता है, क्या तुम सच में मुझे थैंक यू नहीं बोलना? थैंक यू पर किस लिए? जहां तक काव्या को ध्यान था, हर्षवर्धन ने खुद ही यह बात स्वीकारा था कि वो यहाँ पर मिस्टर अशोक को सजा देने के लिए आया था, जिसने उसके ऑफिस में 35 करोड़ का घोटाला किया था। फिर इन सब में भला वो उसे थैंक्स क्यों बोले? काव्या को ऐसे कुछ ना बोलता देख हर्षवर्धन अपने सीट से उठता है। वो काव्या के पास जा उसके कंधे को पकड़ उसके कानों के पास आकर बोलता है, क्या तुम्हें इतना भी मैनर्स नहीं कि जो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करे तुम्हें उसे थैंक यू भी ना बोलो? हर्षवर्धन की यह बात सुन काव्या सच में काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। उसने पहले ही बता दिया था कि वो उसके लिए नहीं आया था, तो फिर अभी वो उसे केबिन में बुलाकर उसे थैंक यू बोलने को क्यों बोल रहा है? अंत में काव्या ने खुद में ही यह बात डिसाइड किया कि वो उसके लिए ही आया था। इसीलिए काव्या बोलती है, थैंक यू मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। इसके लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। काव्या की यह बात सुनकर हर्षवर्धन हंसने लगता है। वह हंसते हुए काव्या से बोलता है, मुझे तुम्हारी ऐसी सुखी थैंक यू नहीं चाहिए। अगर तुम सच में दिल से मुझे थैंक यू बोलना चाहती हो तो तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा। प्रैक्टिकल? काव्या को ऐसे चौंकते देख हर्षवर्धन मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बॉडी के अलावा और ऐसा क्या है जिसमें मुझे इंटरेस्ट है? ये सब बोलते हुए हर्षवर्धन की नजरें काव्या के सीने पर थी। काव्या कोई बेवकूफ नहीं थी जो उसे हर्षवर्धन की बातों के पीछे का मतलब समझ ना आए, पर वो ये सब देखकर कंफ्यूज थी। क्या ये पॉसिबल है? हर वक्त जब भी यह आदमी उसके पास होता है तो उसके दिमाग में यही सब के बारे में सोचता है। हर्षवर्धन की बात का समझते हुए तुरंत से काव्या अपनी सीट से उठकर बोलते हैं, सॉरी प्रेसिडेंट, मुझे याद आया मुझे अभी भी इस डिजाइन्स में कुछ काम करने की जरूरत है। इतना कहकर काव्या वहां से जाने लगती है कि सभी हर्षवर्धन उसका हाथ पकड़ लेता है और वह काव्या से बोलता है, आज शाम हम किसी अच्छी जगह पर चलेंगे। हर्षवर्धन की यह बात सुन काव्या तुरंत से उससे केबिन से बाहर चली जाती है। अभी कुछ देर पहले हर्षवर्धन के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, उसकी आंखों में शरारत था, चेहरे के भाव में काव्या के लिए अफेक्शन दिख रहा था, पर काव्या के जाते ही अचानक से वह सब कुछ दूर हो जाता है। हर्षवर्धन के चेहरा सख्त हो जाता है। वो गुस्से में उस टेबल पर एक हाथ मारता है। 2 घंटे हो गए थे। बाहर काव्या अपने काम में बिजी थी, वही ऑफिस के अंदर हर्षवर्धन अपने कुछ इम्पोर्टेंट काम में बिजी था कि तभी हर्षवर्धन को एक फोन आता है। हर्षवर्धन फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से आवाज आती है, बॉस वो मोनिका हमसे और पैसे की डिमांड कर रही है। उस आदमी की बात सुन हर्षवर्धन का गुस्सा जो कि पहले से ही था वो और बढ़ जाता है। वो कुछ सोचते हुए बोलता है, एक काम करो, दे दो, अभी वो जितना मांग रही है उतना दो, कल होकर वो खुद गिड़गिड़ाते हुए हमें सब वापस करेगी। इतना बोलने के बाद हर्षवर्धन फोन कट कर देता है। फोन कट करने के बाद हर्षवर्धन अपने फोन पर शो हो रहे उस वॉलपेपर की ओर देखते हुए बोलता है, इन 3 के तिगरी को मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलते हुए हर्षवर्धन पागलों की तरह हंसने लगता है। चलो यार, कम से कम लाइक कर दो। CH25, मुझे किसी भी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं सिवाय तुम्हारी बॉडी के। भाग 25। काव्या को कोई आइडिया नहीं था कि हर्षवर्धन उसके पीछे क्यों पड़ा था। वही हर्षवर्धन के मन में कोई और ही खेल चल रहा था, पर काव्या इन सब से पूरी तरह अनजान थी। शाम के वक्त ऑफिस की छुट्टी होने के बाद काव्या सबसे आखिरी में ऑफिस से बाहर निकलती हैं, क्योंकि हर्षवर्धन ने आज उससे मिलने को कहा था। वो आज उसका इंतजार करेगा, इसलिए काव्या नहीं चाहती थी कि उनके रिश्ते को लेकर कोई दूसरा बातें बनाए। काव्या ने जैसा सोची थी वैसा ही हुआ। ऑफिस के पार्किंग में अभी हर्षवर्धन का कार लगा था। हर्षवर्धन के कार को देख काव्या अपने आसपास देखते हुए उस कार के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, तो तुरंत से ड्राइवर सीट के बगल वाली सीट की ओर से उस कार की गेट खुलता है तो काव्या जाकर उसमें बैठ जाती है। जैसे काव्या ने सोची थी ठीक वैसे ही अभी भी हर्षवर्धन बिना ड्राइवर के उसको लेने आया था।
काव्या हर्षवर्धन के कार में बैठने के बाद कुछ भी नहीं बोलती। वो आज काफी परेशान दिख रही थी, क्योंकि हर्षवर्धन के केबिन से जाने के बाद काव्या को उसकी मॉम का फोन आया था, जो काव्या को किसी दूसरे लड़के से शादी करने का सजेशन दे रही थी। काव्या के मॉम ने उसे इस बारे में कितना समझाया कि अगर उसका एक बार लव फेल हो जाता है तो कोई बात नहीं, इस बार वो ब्लाइंड डेट पर जाकर किसी से डायरेक्ट शादी करे। काव्या जानती थी, पहले उसकी माँ जो हमेशा से खुद के परिवार और खुद के बारे में सोचती थी, वो लाइफ में पहली बार उसके बारे में सोच रही थी। शायद से उसने जब से अपने डैड के इलाज में पैसे दिए हैं, तब से उसकी माँ को उसके प्रति प्यार उभर आया है। इसीलिए काव्या को अपनी माँ की इस बात में कोई गलती नहीं महसूस होता। वो अपनी माँ की चिंता को बहुत अच्छी तरह से समझती थी, पर वो इस वक्त क्या करेगी, उसे ये समझ नहीं आ रहा था। भला इस तरह हर्षवर्धन के साथ ऐसे फिजिकल रिलेशन में रहने के बाद वो किसी और को कैसे डेट या उससे शादी कर सकती है, जब तक हर्षवर्धन उसे इस रिश्ते से आज़ाद ना कर दे। इसी बात को सोचते हुए काव्या काफी परेशान थी। कार शांति से रास्ते पर चल रहा था, ना हर्षवर्धन कुछ बोल रहा था और ना ही काव्या। जहां एक तरफ हर्षवर्धन के दिमाग में कोई गहरा राज बैठा था, वही काव्या अपने फ्यूचर को लेकर परेशान थी। अचानक से कार की शांति तोड़ते हुए काव्या हर्षवर्धन से पूछती है, क्या तुमने लाइफ में आज तक किसी से प्यार नहीं किया? काव्या की क्या बात सुन हर्षवर्धन, जो कि कार को ड्राइव कर रहा था, वो अचानक से कार रोक काव्या की ओर घूरने लगता है। हर्षवर्धन को ऐसे खुद की तरफ देखते देख काव्या उसे समझाते हुए बोलती है, मेरा मतलब तुमने अब तक अपनी लाइफ में बहुत लड़कियों को देखा होगा, शायद कितनों के साथ ही तुम्हारा रिश्ता रहा होगा। जहां तक मुझे पता है तो तुम्हारी सगाई भी हो चुकी है, फिर भला तुम मेरे साथ ऐसे रिश्ते में क्यों रहना चाहते हो? क्या तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड तक से प्यार नहीं? काव्या की यह बात सुन हर्षवर्धन चेहरा काला पड़ जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो काव्या के इस प्रश्न से खुश ना हो। इस सवाल से काफी गुस्से में था। काव्या की बातों का जवाब देते हुए हर्षवर्धन बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझसे प्रश्न पूछने का कोई हक है? हर्षवर्धन की यह बात सुनकर हर्षवर्धन शांत हो जाता है। हर्षवर्धन ने बिल्कुल गलत नहीं कहा था। उसे हर्षवर्धन से किसी भी प्रकार की कोई प्रश्न पूछने का हक नहीं था। वह तो सिर्फ एक ऐसे रिलेशन में थे जहां हर्षवर्धन ने उसकी जो नीड थी उसे कंप्लीट किया और काव्या उसके नीड कंप्लीट करते रहती है। हर्षवर्धन को ऐसे गुस्से में देख काव्या को काफी घबराहट होती है। वह तुरंत से अपनी बात की माफी मांगते हुए बोलती है, आई एम सॉरी, मैंने बस ऐसे ही पूछ दिया था। अगर तुम्हें नहीं बताना तो फिर तुम्हारी मर्जी। वैसे अभी हम कहाँ जा रहे हैं? काव्या की यह बात सुन हर्षवर्धन कार को स्टार्ट कर देता है। वो उसके किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता। ये देख काव्या को काफी गुस्सा आता है, पर उसके पास इस गुस्से का कोई समाधान नहीं था। वो इस इंसान से बंध चुकी थी, इस मजबूरी के रिश्ते में जिससे अब काव्या जल्द से जल्द खत्म करना चाहती थी। कार में शांति थी कि अचानक से हर्षवर्धन बोलता है, मैंने लाइफ में आज तक किसी से कोई प्यार नहीं किया, सिवाय मेरे परिवार के। मेरे लिए मेरा परिवार ही सब कुछ है। मैं शादी भी अपनी माँ की वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि वो लड़की मेरी माँ को पसंद है। वही उस लड़की से शादी करके मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है बिजनेस में। बाकी मुझे ना तो उस लड़की में ना ही किसी और लड़की में कोई इंटरेस्ट है, सिवाय तुम्हारी बॉडी के। हर्षवर्धन की यह बातें सुन काव्या पूरी तरह से चौंक जाती है। उसका चेहरा लाल हो जाता है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर वो इस आदमी से क्या बोले। क्या सच में यह ऐसा ही था, या ये बस उसके सामने खुद को इतना कूल दिखाता था? काव्या को हर्षवर्धन के बातों पर विश्वास नहीं था, पर वो अभी उससे इस बारे में ज्यादा कुछ बोल पाती कि तभी कार रुक जाती है। वो दोनों अभी एक छोटे से घर के सामने थे। वो घर दिखने में काव्या के घर से भले ही 4 गुना बड़ा था, पर हर्षवर्धन के उस घर से काफी छोटा था जहां वो इसके पहले गए थे। उस घर की ओर देखते हुए अचानक से काव्या पूछती है, क्या यहाँ पर तुम्हारी मॉम रहती है? नहीं, यह मैंने तुम्हारे लिए लिया है, आज से तुम यहीं रहोगी। क्या नहीं? हर्षवर्धन की बात सुनते ही काव्या तुरंत से मना कर देती है। काव्या अब हर्षवर्धन से किसी प्रकार की सहायता नहीं लेना चाहती थी, तो वो भला खुद के लिए घर क्यों ले? उसने हर्षवर्धन से जो कुछ पहले मांगी थी वो उसकी मजबूरी थी, जिसके बदले वो आज भी वो ये जिंदगी काट रही थी। अब भला जबकि वो इस रिश्ते को खत्म करना चाहती है,
तो वो कैसे हर्षवर्धन से इस घर को ले ले? काव्या ने तुरंत से हर्षवर्धन को ना कर दिया। वो हर्षवर्धन की ओर देखती है तो अभी हर्षवर्धन उसे ही घूरे जा रहा था। खुद की तरफ हर्षवर्धन को ऐसे घूरते देख काव्या उसे समझाते हुए बोलती है, मैं अपने दोस्त के साथ रह रही हूँ। कल होकर मैं यहाँ रहने लगी तो मेरी दोस्त क्या सोचेगी, और फिर यहाँ रहने वाले लोगों भी अगर हमें यूं साथ देख लेते हैं तो वह हमारे बारे में क्या बातें करेंगे। इसे तुम्हारे नाम पर कीचड़ उछलेगा, इसलिए अच्छा है मैं अपने दोस्त के साथ ही रहूं। क्या तुम मुझे ना करने की हिम्मत कर रही हो? तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ आसपास कोई नहीं रहता। ये जगह काफी सुनसान एरिया में पड़ता है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए यहाँ ये घर लिया जहाँ मुझे और तुम्हें कोई नहीं देख सकता। नहीं, फिर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अच्छा होगा कि तुम मुझे कॉल करके बुला लिया करो जब तुम्हें मेरी जरूरत हो। काव्या कैसे भी करके इस रिश्ते से आज़ादी चाहती थी। वो तो आज हर्षवर्धन से भी इस बारे में बात करने वाली थी, तो फिर भला वो हर्षवर्धन के इस गिफ्ट को कैसे ले ले, और वो भला उसके साथ रहने को कैसे तैयार हो जाए। हर्षवर्धन काव्या की ओर घूरता है, फिर अचानक से उस घर के अंदर चला जाता है। हर्षवर्धन को ऐसे जाते देख काव्या में भी एक गहरी सांस ले उसके पीछे पीछे चली जाती है। भले ही उसने अभी हर्षवर्धन को शायद से नाराज किया था, पर अब वो हर्षवर्धन से कुछ भी नहीं लेना चाहती थी, जो कि उसके हिसाब से सही फैसला था। अभी 2 दिनों से राखी होने की वजह से मैं एपिसोड सही से अपलोड नहीं कर पा रहा था, जो कि आज से रेगुलर करूंगा। रही बात स्टोरी की, तो इस स्टोरी में बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न हैं। अच्छा होगा कि वो धीरे धीरे ही खुले। आप लोग थोड़ा सब्र रखो। मेरी यह स्टोरी थोड़ा अलग है, तो आप इसमें कभी भी कुछ भी अचानक से ट्विस्ट देखने के लिए तैयार रहिएगा, जो काफी इंटरेस्टिंग होगा। CH26 क्या है आखिर हर्षवर्धन के दिमाग में? भाग 26। काव्या कैसे भी करके आज हर्षवर्धन से अपने और उसके बीच के इस रिश्ते को खत्म करने के बारे में बात करने वाली थी। वो हर्षवर्धन के साथ अब इस रिश्ते में और आगे नहीं बढ़ना चाहती थी, इसलिए काव्या हर्षवर्धन के पीछे पीछे उसके घर के अंदर जाती है, तो वो घर अंदर से काफी खूबसूरत दिख रहा था। काव्या देखती है कि हर्षवर्धन वहां से साइड वाले कमरे की ओर चला जाता। ये देख काव्या पहले तो उसके पीछे नहीं जाती, फिर बाद में वो उस कमरे में जाती है, तो उस कमरे में बिल्कुल उसके रूम की तरह ही सजावट और दीवार को पेंट किया गया था। ये सब देख काव्या थोड़ा हैरान रह जाती है। वो उस रूम के चारों तरफ घूरने लगती है। कुछ भी अलग नहीं था, बिल्कुल उसके कमरे की तरह सब कुछ था। ये सब देख काव्या को थोड़ा घबराहट होने लगता है। जहां तक उसे पता है, आज से पहले हर्षवर्धन वहां उसके घर पर नहीं आया था, ना ही काव्या ने उसे कुछ भी अपने कमरे के बारे में बताई थी। फिर भला ये सब कैसे? काव्या परेशान थी कि तभी बाथरूम से गिरता पानी बंद होता है और हर्षवर्धन बाथरूम से बाहर निकलता है। अभी हर्षवर्धन ने सिर्फ अपने कमर पर एक तौलिया बांध रखी थी, वही दूसरी टॉवल से वो अपने सिर के बालों को पोंछ रहा था। बाथरूम से निकलने के बाद हर्षवर्धन काव्या की ओर देखता है तो वो अभी काफी घबराई हुई थी। वो अभी अपने सिर पर पसीने लिए उस रूम को ही घुरे जा रही थी। ये देख हर्षवर्धन मुस्कुरा देता है। वह काव्या की ओर बढ़ते हुए बोलता है, क्या हुआ, तुम्हें मेरी यह अरेंजमेंट अच्छी नहीं लगी? देखो, सब कुछ तुम्हारे कमरे जैसा ही है, सेम टू सेम। क्या तुम्हें ये देखकर खुशी नहीं हुई? तुम मेरे कमरे के बारे में इतने अच्छे से कैसे जानते हो? हर्षवर्धन की बात सुनते ही तुरंत से काव्या पूछती है। काव्या का ये सवाल सुन हर्षवर्धन के चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो जाती है। वो मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या तुम्हें मैं इतना मामूली आदमी लगता हूँ? जब मैं अपने साथ चाय पीने वाले लोगों के बारे में हर छोटी से बड़ी खबर रखता हूँ, तो क्या तुम्हें लगता है मैं अपने बिस्तर तक पहुँचने वाली लड़की को ऐसे ही जाने दूंगा? हर्षवर्धन की यह बात काव्या को कहीं ना कहीं सही लगता है। वो इस आदमी के बारे में खुद ही ज्यादा कुछ नहीं जानती थी, और यह बात सही है। हर्षवर्धन के लिए उसके बारे में हर छोटी से बड़ी इंफॉर्मेशन निकालना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। पर काव्य को पता नहीं क्यों, पर सब कुछ ठीक होते हुए भी सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे ये पता था उसकी पैसों की मजबूरी थी, जिसका फायदा उठाकर हर्षवर्धन ने उससे अपनी बात मनवाई, पर फिर भी कुछ ऐसा था जो काव्या देख नहीं पा रही थी। मेरे बालों को सुखाने में मदद करो। काव्या को ऐसे कुछ ना बोलता देख हर्षवर्धन उसके हाथ में वो तौलिया फेंकने के बाद वही बिस्तर के साइड में बैठ जाता है। काव्या काफी परेशान दिख रही थी।
पर वो हर्षवर्धन को ना भी नहीं बोल सकती थी। इसलिए काव्या हर्षवर्धन के बालों को सुखाने के लिए उसके पास जा उसे पोंछने लगती है। हर्षवर्धन के बालों को पोंछते हुए अचानक से काव्या को अपनी माँ के बात का ध्यान आता है। वो हर्षवर्धन के बालों को पोंछते हुए पूछती है, आखिर कब तक हम इस रिश्ते को रखने वाले हैं? काव्या की यह बात सुन हर्षवर्धन अपनी आंखें खोलता है जो उसने अभी बंद किए हुए थे। अचानक से काव्या के मुंह से यह बात सुन हर्षवर्धन उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए गुस्से में घूरने लगता है। हर्षवर्धन को ऐसे गुस्सा होते देख काव्या उसे समझाते हुए बोलती है, देखो तुम्हारी भी सगाई हो गई है, तो तुम्हें भी ऐसे अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा देने की जरूरत नहीं। और तुम देख सकते हो, मेरी भी उम्र अब शादी के लायक हो गई है। सब कुछ ठीक रहता तो अब तक मैं शादी भी कर चुकी होती। अब जबकि मेरा और रौनक का रिश्ता टूट गया है, उसके बाद अब मेरी माँ मुझे ब्लाइंड डेट पर जाने को सजेस्ट कर रही है। इसके बाद वह चाहती है कि मैं शादी कर लूं। हर्षवर्धन काव्या के इस बात को सुनने के बाद भी कोई जवाब नहीं देता। वो गुस्से भरी आंखों से अभी काव्या की ओर ही घुरे जा रहा था। काव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे समझाए। जिंदगी में धोखा इंसान को तोड़ देता है। मुझे संभलने में बहुत लगा। मुझे अभी अपने जिंदगी में कोई ऐसा चाहिए जो सिर्फ मुझ पर ट्रस्ट कर सके, मुझसे प्यार कर सके, वह मुझे धोखा ना दे। और अगर मैं किसी और से ऐसी उम्मीद करती हूँ तो फिर मैं भला उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती हूँ, तुम्हारे साथ इस रिश्ते में रहने के बावजूद। इसीलिए ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा कि हम अपनी लाइफ जिए। मैंने सुना है कि इस जन्म में इंसान जो करता है वो यही पा लेता है। तो आखिर तुमने किसे धोखा दिया था जो रौनक ने तुम्हें दिया? अगर तुम्हारा दिल टूटा है मतलब तुमने भी तो किसी का तोड़ी होगी। हर्षवर्धन की यह बात सुन काव्या की बोलती बंद हो गई थी। वो हर्षवर्धन को घूरने लगती हैं। वहीं उसके सिर पर पसीना था। वो तुरंत से हर्षवर्धन को मना करते हुए अपने लड़खड़ाते आवाज में बोलती है, नहीं, क्या मतलब? अब काव्या की ऐसी हालत देख हर्षवर्धन मुस्कुरा देता है। वो बिस्तर से उठते हुए काव्या के पास जा उस दूसरी टॉवल को उसके हाथ से लेते हुए उससे उसके चेहरे पर आ रहे उन पसीने को पोंछते हुए बोलता है, मेरी जान, क्या तुम्हें लगता है कुछ दिन मेरे साथ सोने के बाद तुमने मुझे मेरे पैसे चुका दिए हैं? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे मेरे पैसे इंटरेस्ट के साथ आज ही देने के लिए तैयार हो? हर्षवर्धन की थोड़ी देर पहले की बात सुन काव्या काफी घबरा गई थी और अभी उसकी यह बात सुन वो तुरंत से खुद को संभाल उसे मना करते हुए बोलती है, तुम्हें पता है मैं इतने पैसे तुम्हें इतनी जल्दी नहीं दे सकती। हाँ, अगर तुम मुझे कुछ सालों का वक्त दो तो मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे इंटरेस्ट के साथ तुम्हें चुकाने की पूरी कोशिश जरूर करूंगी। अच्छा, सच में? फिर ठीक है, मैं तुम्हें आज एक छूट देता हूँ हमारे इस रिश्ते में। तुम अपने लिए जब तक कोई सही ढंग का लड़का नहीं ढूंढ लेती तब तक तुम इस रिश्ते से आज़ाद नहीं हो सकती। काव्या हर्षवर्धन की यह बात सुनकर हैरान रह जाती है। क्या सच में यह इंसान उसे माफ कर देगा? जब वो खुद के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लेगी तो क्या सच में यह इतनी आसानी से मान जाएगा? काव्या को इस बात पर यकीन तो नहीं था, पर वह हर्षवर्धन के मुंह से इतना सुनकर ही काफी खुश हो गई थी। काव्या हर्षवर्धन के बातों का जवाब देते हुए बोलते हैं, तो ठीक है, ये हमारे बीच डील रहा। जिस दिन मैं अपने लिए एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड को ढूंढ लूंगी उस दिन से हमारा ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। काव्या की बातों का इतना जवाब लेते हुए हर्षवर्धन उसको खुद की तरफ खींच उसे किस करने लगता है। जो भी हो, काव्या आज काफी खुश थी। फाइनली उसने जो अपने मन में सोची थी वो बात उसने हर्षवर्धन को बता दिया। और सबसे खुशी की बात तो ये थी कि हर्षवर्धन इस बात के लिए मान भी गया था। अब काव्या को बस एक ही काम करना था, खुद के लिए एक अच्छे से लड़के को ढूंढना था जिससे वह शादी कर सके। दूसरी सुबह जब काव्या की नींद खुलती है तो उसे अपने बगल में हर्षवर्धन नहीं दिखता। वो इस बारे में ज्यादा कुछ ना सोचते हुए तुरंत फर्श से अपने कपड़े उठा उसे पहनते हुए उस घर से निकल जाती है। आज से काव्य की एक ही लक्ष्य था, उसे अपने लिए जल्द से जल्द एक अच्छे पार्टनर ढूंढना था जिस पर वो ट्रस्ट कर सके, जिसके साथ वह अपनी लाइफ जीने के बारे में सोच सके। और यह काम काव्या को जल्द से जल्द करना होगा, तभी उसे इस रिश्ते से भी आज़ादी मिलेगी। CH27 ब्लाइंड डेट्स भाग 27। सुबह जब काव्या उठती है तो उसे हर्षवर्धन वहां नहीं दिखता। ज्यादा कुछ ना सोचते हुए तुरंत से काव्या उस घर से निकल जाती है।
अभी सुबह का वक्त था, इसलिए दिव्या भी घर पर ही थी। काव्या को ऐसे सुबह सुबह बाहर से आते देख दिव्या उससे पूछती है, आखिर तू रात भर कहाँ थी? मैंने तुझे कितना कॉल किया, पर तू तो मेरे एक भी कॉल का जवाब नहीं दे रही थी। वो कल थोड़ा ऑफिस का वक्त ज्यादा था, इसलिए ओवर टाइम। क्या सच में तुझे कल ऑफिस में ही वक्त था? दिव्या काव्या के गले पर दिख रहे उन निशानों की ओर घूरते हुए पूछती है। दिव्या को पहले काव्या के गले पर पड़े निशान देखकर ही यह अंदाजा हो गया था कि जरूर कुछ ऐसा है जो काव्या उससे छुपाने की कोशिश कर रही है। वही काव्या दिव्या को ऐसे खुद की तरफ शक भरी नजरों से देखते देख काफी घबरा गई थी। काव्या दिव्या को अपने बारे में सब कुछ सच नहीं बताना चाहती थी। वैसे ही दिव्या उसके लिए काफी परेशान हो चुकी थी। अभी कुछ दिनों पहले उसने तो अपने बॉयफ्रेंड से भी झगड़ा किया था, इसलिए काव्या अब दिव्या को खुद की वजह से और परेशान नहीं करना चाहती थी। दिव्या को ऐसे ही खुद की तरफ घूरते देख कर काव्या बात को पलटने की कोशिश करते हुए बोलती है, ये सब हम बाद में बात कर लेंगे। अभी के लिए तू मुझे कोई अच्छा सा लड़का सजेस्ट कर जिसके साथ मैं शादी का फैसला ले सकूं। शादी? काव्या के मुंह से ये सब सुन दिव्या, जो कि पहले ही परेशान थी, वो और परेशान हो जाती है। अभी काव्या का रिश्ता टूटे कुछ ज्यादा दिन नहीं हुआ था, और जहां तक वो काव्या को जानती थी, उसकी दोस्त इतना जल्दी सब कुछ भूल शादी जैसा फैसला नहीं ले सकती थी। तो फिर क्यों आखिर काव्या शादी क्यों करना चाहती है? ये सोचते हुए दिव्या का सिर भारी हो जाता है। दिव्या को ऐसे परेशान देख काव्या उससे अपनी माँ की कई सारी बातें बताती है। काव्या ने दिव्या को हर्षवर्धन के साथ अपने डील के बारे में भी कुछ ना बोलकर अपनी मां का उपाय अपनाया कि वो उस पर दबाव बना रही है। काव्या की बात सुन दिव्या के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वक्त काव्या के कंधे पर मारते हुए बोलती है, बेबी डॉल, तुम्हारी मॉम को मानना पड़ेगा। वो कब क्या कर दे यह कोई नहीं समझ सकता। अब देखो, कल तक उन्हें तुम्हारी कोई चिंता नहीं थी और आज वो तुम्हें शादी करते हुए देखना चाहती हैं। तो क्या मेरी मॉम की तारीफ करना बंद का मुझे इन सब में हेल्प नहीं कर सकती? काव्या को ऐसे गुस्सा होते देख तुरंत से दिव्या उसे हंसाने की कोशिश करते हुए बोलती है, अच्छा सॉरी, अब से कोई फालतू बात नहीं। अब से हम दोनों तेरे लिए मिलकर एक परफेक्ट पति ढूंढेंगे। दिव्या अभी भी काव्य से ये सब मस्ती में बोल रही थी। वही काव्या इस मैटर को लेकर अभी काफी सीरियस थी। वह जल्द से जल्द हर्षवर्धन के साथ बने उस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती थी, जिसका सिर्फ एक यही उपाय था। इसलिए काव्या जल्द से जल्द कोई अच्छा लड़का ढूंढना चाहती थी। इसलिए काव्या चिढ़ते हुए बोलती है, यार तो क्या मेरी मदद सच में नहीं करना चाहती? काव्या को इतना गुस्सा में ये सब बोलते देख दिव्या को ऐसा अंदाजा हो गया था कि काव्या उससे कोई बात छुपाने की कोशिश कर रही है, या फिर वह सच में अपनी मॉम के लिए परेशान थी। काव्या को ऐसे परेशान होते देख दिव्या उसे शांत कराते हुए बोलती है, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही है? तेरी तो शादी आज हो जाए, वैसे भी तेरे कितने चाहने वाले थे, उनमें से ही किसी से शादी कर सकती है। मेरे चाहने वाले? दिव्या की यह बातें सुन काव्या थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाती है। फिर उसे ध्यान आता है, जब काव्या नई नई इस शहर में आई थी तो वह इन सब से काफी अनजान थी। यहाँ आने के बाद काव्या को जॉब की सख्त जरूरत थी। उसी दौरान काव्या उस मॉल में काम मिला था जहाँ पहले से ही मोनिका और दिव्या काम करती थी। धीरे धीरे उन तीनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उस दौरान वो तीनों एक साथ रहने भी लगे थे। ये तीनों काफी मौज मस्ती किया करती थी। इन्होंने तो एक एक कारनामे भी कर रखी हैं। काव्या को ऐसे कुछ सोचते देख दिव्या उसके कंधे पर अपना हाथ रख उसके कानों के पास आकर बोलती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तुझे किसी को रिजेक्ट करने के बाद गिल्टी फील हो रहा है? क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने आज तक सिर्फ रौनक के साथ ही अपनी लाइफ आगे बढ़ाने की सोची थी, जिसको लेकर अब मुझे पछतावा हो रहा है। काव्या तुरंत से दिव्या की बातों को नकार देती है। दिव्या को ऐसे रौनक के बारे में सोचते हुए वापस से उदास होता देख काव्या उसके कानों के पास आकर अभी भी मजाकिया अंदाज में ही बोलती है, पर वो तो नहीं ना। वैसे तो शायद से कुछ ज्यादा ही लकी है। तेरे कुछ आशिक अभी भी मेरे कांटेक्ट में हैं, जो आज भी तुझे अपना बनाना चाहते हैं। अगर तू कहे तो क्या मैं शांतनु, कबीर, कार्ती। इतना बोलते ही अचानक से दिव्या शांत हो जाती है। काव्या दिव्या को ऐसे अचानक से शांत होते देख उसे घूरते हुए पूछती है, तू कुछ कहना चाहती थी? नहीं, जाने दे। वैसे तू चिंता मत कर,
मेरे नज़र में कुछ ऐसे परफेक्ट लड़के हैं जिनका रिश्ता मेरी मॉम ने मेरे लिए भेजी है, पर मेरे पास पहले से ही बॉयफ्रेंड है जो मुझसे बहुत प्यार करता है, पर तू उन लड़कों से एक बार मिल सकती है क्या सच में? उद्धरण चिन्ह। दिव्या की बात सुन तुरंत से काव्या एक्साइटेड होकर बोलते हैं। वह काव्य जल्द से जल्द किसी लड़के का अपने साथ नाम जो उसे हर्षवर्धन के सामने पेश करना चाहती थी। वह हर्षवर्धन को ये दिखाना चाहती थी कि वह अब इस लड़के के साथ एंगेज है, तो वह उसके साथ इस रिश्ते में नहीं रह सकती थी। इसलिए दिव्या से ये सुनने के बाद कि उसकी नज़र में कुछ अच्छे लड़के हैं, काव्या काफ़ी खुश हो जाती है। उसी दिन काव्या और दिव्या ने मिलकर कुछ प्लान्स तैयार किए लड़कों को जज करने के लिए, जिसके हिसाब से काव्या पूरे हफ्ते लगातार नए नए लड़कों के साथ डेट पर जाने लगी, इस उम्मीद में कि शायद से वो कोई ऐसा ढूंढ सके जिसके साथ वह अपने आगे का जीवन बिताने के बारे में सोचे। काव्या ने किसी से भी प्यार की उम्मीद नहीं की थी, वह अब प्यार करके फिर शादी में विश्वास रखने वालों में से नहीं थी। रौनक से मिले धोखे से काव्या समझ चुकी थी कि इस मामले में उसकी किस्मत काफ़ी खराब है, इसीलिए काव्या अभी अपने लिए कोई ऐसा ढूंढ रही थी जो उसके साथ अपना आगे का जीवन बिताना में संतुष्टि रखता हो और वह इस रिश्ते को रिस्पेक्ट दे। पर इन 7 दिनों में अलग अलग लड़कों के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के बाद काव्या ने ये रिजल्ट पाया कि वह काफ़ी स्लो हैं। आजकल लोग भी प्यार के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, हर तरफ पैसा, पावर और सेक्स का ही बाजार है। ब्लाइंड डेट्स में अब तक काव्या को कोई खास रिश्ता नहीं मिला था। काव्या इस दौरान काफ़ी थक जाती थी। ऊपर से हर्षवर्धन के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है, ये भी काव्या को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस दिन के बाद से हर्षवर्धन एक बार भी उसके सामने नहीं आया। वो तो आजकल ऑफिस में ही नहीं आ रहा था, न ही उसने काव्य से कांटेक्ट करने की कोशिश की। अभी काव्य जैसे ही अपने ऑफिस से वापस आए थी कि तभी उसे दिव्या का फ़ोन आता है। दिव्या ने आज एक आखिरी बार उसे डेट पर जाने के लिए बोली। दिव्या का मानना था कि यही लड़का काव्या के लिए सही है, अगर वो आज उससे नहीं मिलेगी तो वो अपने जीवन की यह सबसे बड़ी गलती करने वाली है। वैसे तो काव्या इन सब से काफ़ी परेशान हो चुकी थी, उसने ये भी मान लिया था कि वह इस बार भी हार कर ही आने वाली है। उसे इस ब्लाइंड डेट्स पर जाने के बाद भी कोई अच्छा लड़का नहीं मिलने वाला, पर फिर भी दिव्या के इतना बोलने के बाद काव्या उस लड़के से मिलने के लिए कन्विंस हो जाती है। CH28 क्या सच में मैं सिर्फ तुम्हारा बॉस हूँ? भाग 28। काव्या अब और किसी से मिलना तो नहीं चाहती थी, क्योंकि अभी पिछले 7 दिनों में वो जितने लोगों से मिली थी उसे एक भी पसंद नहीं आया था, पर दिव्या के इतना रिक्वेस्ट के बाद वो उसे ना भी नहीं बोल पाई। काव्या दिव्या से फ़ोन पर बात कर तुरंत से तैयार होकर रेस्टोरेंट्स के लिए निकलती है। तो दिव्या के बताए लोकेशन पर जब काव्या पहुंचती है तो वहां एक नॉर्मल लिखने वाला आदमी उस टेबल के सामने बैठा था। ना तो ज़्यादा स्टैंडर्ड और ना ही ज़्यादा हाई फाई दिखाते हुए वो आदमी एक मिडिल क्लास परिवार से लग रहा था। अपने बालों को बिल्कुल जेंटलमैन की तरह चिपका कर झाड़े हुए वो आदमी अभी अपने घड़ी में टाइम देख रहा था। शायद से वह काव्य का ही इंतजार कर रहा था। काव्या तुरंत से उस आदमी के पास जा उसके सामने वाले सीट पर बैठ जाती है। काव्या के बैठते ही वह आदमी अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए काव्या की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, हाय मेरा नाम राकेश है, मैं एक लॉयर, मुझे तुम्हारी फ्रेंड दिव्या ने ही तुमसे मिलने को कहा था। वालेक। उस आदमी के प्रोफेशन के बारे में जानकर काव्या का चेहरा चमक उठता है। अब तक वो जितनों से मिली थी उसमें काव्या को राकेश सबसे सही दिख रहा था, ऊपर से इसका प्रोफेशन भी काफ़ी अच्छा था। काव्या को वो आदमी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। काव्या उससे बातें करना स्टार्ट करती हैं, दोनों में बातचीत होता है। इस दौरान काव्या को राकेश के बारे में यह पता चलता है कि राकेश भी प्यार में विश्वास करने वालों में से नहीं था। वो भी अपने जीवन में एक अच्छी सच्ची लाइफ पार्टनर का इंतजार कर रहा है। दोनों की सोच काफ़ी हद तक कुछ मामलों में मिलती है। काव्या और राकेश अभी थोड़ी देर बात करते हैं, जिसकी बात काव्या उसे अपना नंबर दे वहां से निकलती है तो उसे रेस्टोरेंट के बाहर अभी दिव्या अपनी स्कूटी लगाए खड़ी दिखती है। काव्या को देख दिव्या एक्साइटेड होकर उससे बोलती है, क्या हुआ, बात बनी? तुम्हें उसका प्रोफेशन को अच्छा लगा ही होगा, मैंने कहा था ना तुझे अच्छा लगेगा। वो लड़का सच में जेंटलमैन है। क्या हुआ, तुम लोगों में शादी तक बात कर ली? क्या ये रिश्ता मैं पक्का समझूं? हाँ ठीक था। काव्या दिव्या को इतना एक्साइटेड देख उसे हाँ बोल देती है।
काव्या अब इन सब में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहती थी। वो तो पहले लव मैरिज करना चाहती थी, पर वो प्लान उसका सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो अब वो अरेंज मैरिज कर अपने पेरेंट्स को खुद से जिम्मेदारियों से आज़ाद करना चाहती थी। साथ ही उसे इस शादी से हर्षवर्धन से भी आज़ादी मिल जाएगी। क्या सच में तुझे वो लड़का पसंद आया? इसका मतलब राकेश ही मेरा जीजू बनेगा? काव्या की बात सुन दिव्या काफी एक्साइटेड हो जाती है। वो काव्या के लिए काफी खुश थी। उसको ऐसे करते देख काव्या कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर बाद वो दोनों घर पहुंचते हैं। काव्या घर पहुंचने के बाद बिस्तर पर जाकर सीधा लेट जाती है। फाइनली अब काव्या को शादी करने के लिए एक सूटेबल लड़का मिला था। वो लड़का उसे अपने लिए एक परफेक्ट मैच लग रहा था, पर फिर भी काव्या उसे पसंद नहीं करती थी। इसके बाद 3-4 दिन काव्या अपने कामों में बिजी रहती है। इस दौरान तो वो शायद ये भूल ही गई थी कि उसने अपने लिए एक सूटेबल हस्बैंड ढूंढ लिया है। इस दौरान हर्षवर्धन ने भी काव्या से कोई कांटेक्ट नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो काव्या को अपने लिए 1% मैच ढूंढने के लिए वक्त दे रहा था। काव्या बिस्तर पर सोए हुए अभी हर्षवर्धन के बारे में सोच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब वो हर्षवर्धन से खुद ही इस रिश्ते से आज़ादी लेना चाहती है, तो फिर वो उसके बारे में क्यों सोच रही है? अभी कुछ दिनों से उसके कांटेक्ट ना करने की वजह से वो परेशान क्यों है? क्या वो ऐसा नहीं चाहती थी? यही सब सोचते हुए काव्या अभी बिस्तर पर लेटी थी कि तभी उसका फ़ोन बजाता है। फ़ोन की आवाज़ से काव्या को थोड़ा एक्साइटमेंट होता है, पर कॉलर आईडी पर किसी अनजान का नंबर देख वो गायब हो जाता है। शायद से काव्या ने हर्षवर्धन की कॉल का उम्मीद की थी। फ़ोन उठाते ही काव्या को दूसरी तरफ से एक धीमी सी आवाज़ आती है, जो कि राकेश की थी। राकेश काव्या से मिलना चाहता था। वो उससे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में बात करना चाहता था। इसीलिए वो काव्या से एक डेट की मांग करता है। काव्या का मन तो नहीं था, पर चूंकि वह भी राकेश से शादी के बारे में सोच रही थी, इसलिए काव्या ने राकेश को हाँ कर दिया। राकेश से ज्यादा कुछ फालतू बातें ना करते हुए काव्या उससे अपने सिर में दर्द का बहाना बना फ़ोन रख देती है। दूसरे दिन काव्या तैयार होकर राकेश के बताए उस रेस्टोरेंट में पहुंचती है, तो आज फिर राकेश उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। सॉरी, वो मुंह में ट्रैफिक में फंस गई थी। अरे कोई बात नहीं, मैं आपके लिए पूरा जिंदगी इंतजार कर सकता हूँ। ओह, काव्या राकेश की यह बात सुन मुस्कुरा देती है। ऐसा लग रहा था जैसे राकेश सच में उसमें कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड था। अभी पहले ही मीटिंग के बाद वो उसके साथ फ्लर्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था। काव्या राकेश की इस बात पर थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। वह दोनों बात करना शुरू करते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच कोई बिजनेस डील हो रहा है। राकेश भी काव्या से शादी के लिए काफी जल्दबाजी में दिख रहा था। उन दोनों के बीच अभी बातचीत हो ही रहा था कि तभी काव्या को पीछे से आवाज आती है। हेलो मिस काव्या। काव्या इस आवाज को जानती थी। ये हर्षवर्धन था। कितने दिनों बाद हर्षवर्धन की आवाज सुन काव्या की धड़कन तेज हो जाती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो अभी हर्षवर्धन उसकी तरफ से घूरे जा रहा था। हेलो सर, आप यहाँ? हर्षवर्धन को अपने सामने देख बहुत मुश्किल से काव्या उससे पूछती है। अभी हर्षवर्धन काव्या की बातों का जवाब दे पाता, उससे पहले ही राकेश काव्या के बगल में खड़ा होते हो हर्षवर्धन से मुस्कुरा कर बोलता है, हाय मेरा नाम राकेश है और मैं काव्या का बॉयफ्रेंड। वैसे तुम कौन हो? वो मेरे बॉस हर्षवर्धन राणा ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। ये राकेश की बात सुन काव्या घबरा जाती है। वो तुरंत से राकेश को जवाब देती है। न काव्य का जवाब सुन हर्षवर्धन के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है। वो काव्या की ओर मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या सच में हमारे बीच यही रिश्ता है? काव्या हर्षवर्धन का ये जवाब सुनकर चौंक जाती है और राकेश की ओर देखती है तो राकेश अभी उसी की ओर घुरे जा रहा था। राकेश एक पेशेवर वकील था। अगर हर्षवर्धन ऐसे ही बोलता रहा तो उसे पक्का उन दोनों के बारे में शक हो जाएगा। इसलिए काव्या तुरंत से हर्षवर्धन को हाँ करते हुए उसे पूछती है, क्या? हाँ प्रेसिडेंट। वैसे प्रेसिडेंट आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ अपने ऑफिस के काम के लिए आया था कि तभी मेरी नज़र तुम दोनों पर गई। वैसे ये कौन है? तुम्हारा दोस्त? काव्या हर्षवर्धन का ये जवाब सुन चौंक जाती है। अभी अभी तो राकेश ने उसे खुद को इंटरव्यू दिया था, फिर हर्षवर्धन उससे दोस्त क्यों बोल रहा था?
अभी काव्या हर्षवर्धन उससे कुछ बोल पाती उससे पहले ही राकेश बोलता है, नहीं मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। काव्या राकेश का ये जवाब सुन अपना सिर पर हाथ पटक देती है। क्या ये दोनों आदमी पागल हो गए थे? एक तो वह कैसे भी करके जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहती थी, वरना उसे पक्का यकीन था हर्षवर्धन के सवाल सुन राकेश को उस पर शक हो जाएगा। वही राकेश अभी पता नहीं किस मूड में था। अभी काव्य उसको मिले बस कुछ ही दिन हुए हैं और वो कभी से ही सभी के सामने उसे मेरा बॉयफ्रेंड बता रहा है, जबकि उन्होंने तो इस बारे में अभी कुछ बात ही नहीं की थी। राकेश का जवाब सुन काव्य हर्षवर्धन की ओर देखती है तो उसने जैसी सोची थी वैसा ही था। अभी हर्षवर्धन काव्या को गुस्से में घुरे जा रहा था। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन सख्त था। वह अभी काफी गुस्से में देख रहा था। हर्षवर्धन को ऐसे देख काव्या बात को संभालने की कोशिश करते हुए बोलती है, प्रेसिडेंट अभी अगर आपको मुझसे कोई काम नहीं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करना है। काव्य की बात सुन तुरंत से हर्षवर्धन बोलता है। हर्षवर्धन की यह बात सुन काव्य उसे नकारते हुए बोलती है, नहीं प्रेसिडेंट अभी मैं राकेश के साथ एक डेट पर आए हूँ, इसलिए आप मुझसे बाद में बता देना। अभी वैसे भी आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है, मुझे अभी बात करना है। काव्या की बातों का इतना जवाब दे तुरंत से हर्षवर्धन उसका हाथ खींचते हुए उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलने लगता है। CH29 हर्षवर्धन का गेम भाग 29। काव्या अभी ज्यादा कुछ समझ पाती उससे पहले ही हर्षवर्धन उसे खींचने लगता है। हर्षवर्धन उसे खींचते हुए बाहर ले जा रहा था। ये देख काव्य उससे अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोलती है, मिस्टर प्रेसिडेंट ऐसे आप लोगों को हमारे रिश्ते के बारे में जानकारी दे रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। काव्या की बातों का इतना जवाब देते हुए हर्षवर्धन उसे अपने कार के अंदर बैठा गेट बंद कर देता है। काव्या को कार के अंदर बैठाने के बाद गेट लॉक करते हुए हर्षवर्धन अपने पॉकेट से सिगरेट निकाल उसे जलाता है। सिगरेट की एक कश लेते हुए अपने सामने खड़े राकेश की ओर देखते हुए हर्षवर्धन आंख मार वहां से जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठकर स्टार्ट कर देता है। काव्या को हर्षवर्धन के इस रवैया पर काफी गुस्सा आ रहा था। वो बार बार उसे उतारने की जिद करती है, पर हर्षवर्धन उसकी एक भी बात नहीं मान रहा था। काव्य कार के शीशे से बाहर देखती है तो उसकी नज़र रेस्टोरेंट्स के गेट पर खड़े राकेश पर पड़ती है, जो अभी उसे ही घुरे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे राकेश को अब उसके और हर्षवर्धन के हर रिश्ते पर शक हो गया था। काव्या राकेश को देखते हुए हर्षवर्धन से गुस्से में चिल्लाकर बोलती है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम हमारे बीच के डील को भूल गए? काव्या के बातों का कोई जवाब ना देते हुए हर्षवर्धन कार बहुत ही स्पीड से चला रहा था। ये देख काव्या का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो इस आदमी से अब परेशान हो गई थी। एक तो इसके पास खुद की गर्लफ्रेंड थी, फिर भी वो उसके साथ ही फिजिकल रिलेशन में था। ऊपर से पिछली बार इसने ही काव्य से कहा था कि वो जिस दिन अपने लिए एक सूटेबल बॉयफ्रेंड ढूंढ लेगी वो उसे इस रिश्ते से आज़ाद कर देगा, और आज जब काव्या अपने मंजिल के इतना करीब थी तो वो उसे ऐसे यहाँ से ले जा रहा है। ये सब सोचते हुए काव्या को काफी गुस्सा आता है। वो गुस्से में हर्षवर्धन की कार की सीट को फाड़ने की कोशिश करते हुए बोलती है, अगर तुम अपनी जुबान पर खड़े नहीं रह सकते तो तुम्हें खुद को मर्द कहने का कोई हक नहीं। काव्या के इतना बोलते ही हर्षवर्धन अचानक से कार रोक देता है। कार रोकने के बाद हर्षवर्धन काव्या की ओर गुस्से में घूमते हुए बोलता है, क्या सच में तुम्हें मेरी मर्दांगी पर आज भी शक है? काव्या, जो कि कुछ सेकंड पहले काफी गुस्से में थी, वो हर्षवर्धन के इस बात को सुनकर शांत हो जाती है। वो हर बार ऐसे ही जल्दबाजी में हर्षवर्धन को कुछ गलत बोल देती थी, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ता था। हर्षवर्धन को ऐसे गुस्से में देख काव्या उसे शांत करते हुए बोलती है, मेरे कहने का मतलब वह नहीं था जैसा तुम समझ रहे हो, पर जब हम आखिरी बार मिले थे तो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया, अगर मैं खुद के लिए एक अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढ लेती हूँ तो तुम मुझे जाने दोगे। क्या मैं गलत हूँ? काव्या की यह बात सुन हर्षवर्धन का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है, पर वो ऐसा होने नहीं देना चाहता था। इसलिए हर्षवर्धन मुस्कुराते हुए बोलता है, मुझे पता है, तुम्हारे स्किन्स के हिसाब से तुम तो एक सेकंड के अंदर लड़के बदल सकती हो, पर मैं तुम्हें अभी बॉयफ्रेंड चुनने का मौका नहीं दे रहा। इतनी जल्दी तुम मुझसे आज़ाद नहीं हो सकती।
क्या मतलब? काव्या को हर्षवर्धन के बातों में खुद के लिए टोन महसूस होता है। ऐसा लग रहा था जैसे हर्षवर्धन उसे ताना मार रहा था। क्या वो सच में वह इस डिपार्टमेंट में इतनी स्मार्ट थी कि उसे लड़के बदलने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है? हर्षवर्धन की बात सोचते हुए काव्या को काफी गुस्सा आता है। वो अपने तरफ का गेट खोलते हुए हर्षवर्धन से बोलती है, मुझे कोई मतलब नहीं तुमसे। तुमने प्रॉमिस किया था, अब तुम मुझे ऐसे ना नहीं बोल सकते। इतना बोलकर काव्य कार का गेट खोल बाहर निकल जाती है कि तुरंत से हर्षवर्धन भी अपने और का गेट खोल बाहर निकल भागते हुए उसके पास आ उसे कार से सटा उसे किस करने लगता है। ये देख काव्य उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश करती है, पर वो जितना उसे खुद से दूर कर रही थी वो उतना ही उसके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा था। काव्य ये सब देख काफी घबरा जाती है। भले ही वो अभी शहर से कुछ दूरी पर वाले रास्ते पर थे, लेकिन यहाँ से भी लोग आते जाते थे। क्या होगा अगर लोगों ने उन्हें ऐसे देख लिया तो? काव्य हर्षवर्धन को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। वही हर्षवर्धन उसके हाथों को पकड़ अपने गले में लपेटते हुए उसके और करीब आने की कोशिश कर रहा था। ये सब देख काव्या को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, पर आज का हर्षवर्धन का चेहरा काव्या ने पहली बार देखी थी। वो अभी उसे कोई इंसान न लगकर जानवर लग रहा था। वो इस आदमी से काफी नाराज थी, पर फिर भी उसका कुछ नहीं कर पा रही थी कि तभी अचानक से हर्षवर्धन की पॉकेट में रखा उसका फोन बजता है। ये फोन का रिंग थोड़ा अजीब था। जैसा हर्षवर्धन के फोन पर हमेशा कॉल आता था वैसा न आकर यह रिंगटोन थोड़ा चेंज था। फोन की रिंग सुनते ही अचानक से हर्षवर्धन काव्या को छोड़ देता है। वो तुरंत से अपने पॉकेट से फोन निकालकर देखता है तो फोन पर शो हो रही कॉलर आईडी नंबर देख हर्षवर्धन फोन उठाते हुए काव्या से कुछ साइड हो जाता है। काव्या ये सब देख हैरान थी। आखिर यह किसका फोन था? क्या ये हर्षवर्धन की गर्लफ्रेंड थी? ज्यादा कुछ ना सोचते हुए काव्या को यह वक्त सही लगता है यहाँ से भागने के लिए, इसीलिए काव्या इस मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत से वहां से भाग जाती है। वही हर्षवर्धन किसी से फोन पर बात कर रहा था। इस वक्त उसने पीछे मुड़कर एक बार भी काव्या को नहीं देखा। फोन पर दूसरी तरफ से बोल रही औरत की बात सुन हर्षवर्धन उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोलता है, मासी आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ खुद ही देख रहा हूँ। छोटे के लिए मैंने दूसरे कंट्री से अच्छे डॉक्टर को मंगाया है। बहुत जल्द हमें अच्छी खबर मिलेगा। जी ठीक है। हर्षवर्धन की यह बात से दूसरी तरफ से वह औरत कुछ बोलती है, जिसके बाद उस औरत को समझाने के बाद हर्षवर्धन पीछे मुड़कर देखता है तो वहां से काव्या गायब थी। ये देख हर्षवर्धन तुरंत से अपने फोन में एक नंबर डायल करता है। दूसरी तरफ से वो आदमी अभी कुछ बोल पाता उससे पहले ही हर्षवर्धन चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम लोगों को एक काम भी ढंग से करने नहीं आता? मैंने तुम्हें साफ साफ बोला था उसे एक भी सही लड़का नहीं मिलना चाहिए। सभी अपने लोगों को भेजो। फिर यह कौन था जिसके साथ वो डेट पर गई थी? हर्षवर्धन की बात सुन दूसरी तरफ से वह आदमी कुछ बोलता है। उस आदमी की यह बात सुनते हुए हर्षवर्धन फोन रख देता है। फोन रखने के बाद हर्षवर्धन अपने कार के ऊपर लेटते हुए ऊपर आसमान की ओर देखकर बोलता है, तो दिव्या रानी यह तुम्हारा दिमाग था? अच्छा है, अब लगता है तुम्हारे टूटने का वक्त आ गया है। इतना बोलते हुए हर्षवर्धन पागलों की तरह हंसने लगता है। वैसे तो 4-5 एपिसोड में मुझे लगता है स्टोरी का ट्वीट क्या है वो क्लियर हो जाएगा, पर फिर भी मैं आप लोगों से को देखना चाहता हूं कि आपको क्या अंदाजा है आगे इस स्टोरी में क्या ट्विस्ट आने वाला है। CH30 प्लान में चेंज है, उसे रोको। भागती इस काव्या हर्षवर्धन से पीछा छुड़ा वहां से भागती है। कुछ दूरी पर जाने के बाद काव्या को टैक्सी मिलता है, जिसके बाद वो संध्या के घर पहुंचती है। काव्या ने जैसी सोच रखी थी वैसा ही हुआ। राकेश ने फोन करके दिव्या को सब कुछ बता दिया था, इसलिए काव्या के घर पहुंचते ही दिव्या तुरंत से उसके पास पहुंच पूछती है, ये सब क्या था और वो लड़का कौन था जो तुझे वहां से लेकर निकला? क्या राकेश ने तुझे फोन किया था? दिव्या की सवाल सुन काव्या खुद ही उससे सवाल पूछ देती है। हाँ, वो तेरे लिए परेशान था। वह ऐसे अचानक से कोई तुझे उसके सामने से हाथ पकड़ कर ले गया, इसीलिए वो बार बार मुझसे तुम्हारे और उस आदमी के रिश्ते के बारे में पूछ रहा था। वैसे वो आदमी कौन था? ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगी। काव्या दिव्या को हर्षवर्धन के बारे में नहीं बताना चाहती थी,
पर काव्य को ऐसे बार बार अपने सवालों का जवाब ना देता देख दिव्या को थोड़ा शक हो गया था। वो अचानक से काव्या से पूछती है, क्या वो हर्षवर्धन राणा था? तुम दोनों ने अफेयर चल रहा है? अगर ऐसा था तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फालतू में मुझे इतना परेशान होना पड़ा। दिव्या को ऐसा लग रहा था जैसे काव्या हर्षवर्धन को पसंद करती है। वो और हर्षवर्धन अभी रिलेशनशिप में है। इसी वजह से काव्या आजकल कभी कभी रात को घर नहीं आती। ये सब सोचते हुए दिव्या काफी एक्साइटेड हो जाती है। वो काव्या के लिए काफी खुश दिख रही थी। तुरंत से दिव्या काव्या के पास उसके हाथ पकड़ घुमाते हुए बोलती है, अगर ऐसा था तो तुझे पहले बोलना चाहिए था। अब हमारे सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। भला हर्षवर्धन राणा की गर्लफ्रेंड को क्या परेशानी होगी? वैसे क्या तूने उससे शादी के बारे में बात की? देख, ऐसे लड़के को हम हाथ से नहीं जाने दे सकते, तुझे कैसे भी। क्या तू थोड़ा शांत रह सकती है? मैं एक फ़ोन कॉल कर रही हूँ। काव्या पहली बार में दिव्या को कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो जानती थी अगर वो दिव्या को रोक देगी तो दिव्या उसे और 1000 सवाल पूछेंगे। और दूसरी बार दिव्या को इतना कुछ बोलते देख काव्या को दिव्या पर काफी गुस्सा आ गया था। वो अपना फ़ोन उठा उस पर एक नंबर डायल करते हुए दिव्या को शांत रहने का इशारा करती है। काव्या की बात मान दिव्या शांत हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसमें कोई जरूरी काम होगा। वही काव्या के फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से राकेश बोलता है, क्या तुम घर पहुंच गई इतनी जल्दी? क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर शक है? अगर ऐसा है तो तुम पहले ही बोल दो। मुझे उस आदमी के साथ किसी भी रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना है जो मेरे ऊपर शक करे। दूसरी तरफ से राकेश के मुंह से यह सुन कि तुम इतनी जल्दी घर पहुंच गई, काव्या को समझ आ गया था कि आखिर राकेश का इशारा क्या था। वो जानती थी राकेश की जगह कोई और भी होगा तो हर्षवर्धन की ऐसी हरकत देख कोई भी उसके ऊपर शक करेगा। पर काव्या राकेश में अपने लिए एक परफेक्ट हस्बैंड दिख लग रहा था और वो चाहती थी कि राकेश भी उसे समझे। इसीलिए काव्या ने बहुत हिम्मत करके राकेश से यह बात बोली थी। पर उसका जवाब क्या होगा इस बारे में सोचते हुए काव्या काफी डरी हुई थी। वही काव्या की ऐसी बातें सुन राकेश उसे नकारते हुए बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने तुम पर कोई शक नहीं किया। मैं भी इस रिश्ते को एक चांस देना चाहता हूँ। ठीक है, फिर हम किसी और दिन मिलते हैं, तभी हम एक दूसरे को सही से समझ पाएंगे। राकेश का जवाब सुने काव्या ने एक राहत की सांस ली। वो राकेश से किसी दूसरे दिन मिलने का बोल फ़ोन रख देती हैं। वही अभी अभी फ़ोन कॉल पर काव्य को राकेश से ऐसे बातें करते देख दिव्या कंफ्यूज थी। आखिर चल कर रहा है? दिव्या को ऐसे कंफ्यूज होता देख काव्या उसे अपने पास बैठाते हुए बोलती है, तू जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है मेरे और हर्षवर्धन के बीच। मैं राकेश से शादी के लिए तैयार हूँ। अब तो अपना ये फालतू दिमाग ज्यादा मत दौड़ा। दिव्या से इतना बोलकर काव्या वहां से जाने लगती है कि तभी दिव्या उसका हाथ पकड़ उसके रोकते हुए उसे पूछती है, अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारे शरीर पर परे वह निशान किसके दिए थे? दिव्या का ये सवाल सुन काव्या चुप रह जाती है। उसके पास दिव्या के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। ना तो वह दिव्या से सच बता सकती थी, ना ही दिव्या को वो सब कुछ बता परेशान करना चाहती थी। काव्या को ऐसे कुछ ना बोलता देख दिव्या उसका फ़ोन उठा उसमें हर्षवर्धन का नंबर, उनके बीच बातचीत हुई कॉल डिटेल्स को दिखाते हुए बोलती है, अगर तुम्हारे और हर्षवर्धन के बीच कोई रिश्ता नहीं तो उसने तुम्हें अपना पर्सनल नंबर क्यों दिया है? या फिर वह हर दूसरी लड़की को अपना नंबर देता रहता है? दिव्या की यह सवाल सुनकर काव्या दंग रह जाती है। अब भला वो दिव्या को कैसे ये बताती है कि हर्षवर्धन को जब भी उससे शरीर की जरूरत होती है वो उसे बुलाता है और उसका नंबर भी उसने इसीलिए दिया है। आर्य, ऐसा कुछ नहीं जैसा तू सोच रही है। हर्षवर्धन ने मुझे अपना पर्सनल नंबर इसलिए दिया है क्योंकि मैं अभी उसके बताए डिजाइन्स पर काम कर रही हूँ। अब मेरे पास इससे ज़्यादा बताने को कुछ नहीं। वैसे ही मेरे सिर में दर्द हो रहा है। बात को संभालने की कोशिश करते हुए इतना बोल काव्या अपने रूम में जाकर गेट बंद कर लेती है। वही गेट के बाहर खड़ी दिव्या का मन अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसके मन में बार बार काव्य और हर्षवर्धन के रिश्ते को लेकर कुछ गलत लग रहा था, पर काव्य उससे सच बता ही नहीं रही थी। अभी दिव्या ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसका फ़ोन बनता है। ये फ़ोन उसके बॉयफ्रेंड का था। दिव्या के फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से उसका बॉयफ्रेंड उसे आज अपने घर मिलने को बुलाता है
क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को दिव्या से मुलाकात करवाना चाहता था। अपने बॉयफ्रेंड की यह बात सुन दिव्या काफी खुश हो जाती है। इस वक्त दिव्या के दीवान से काव्या का बात हट गया था, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे शाम को बुलाया था। इसीलिए दिव्या तुरंत से तैयार होने चली जाती है, क्योंकि आज वो अपने सास ससुर से मिलने वाली थी। दिव्या काव्या और मोनिका को पिछले कितने ही सालों से जानती थी। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, पर फिर भी दिव्या काव्या और मोनिका के जैसे बिल्कुल नहीं थी। जहां मोनिका के बहुत लड़कों के साथ रिलेशन रहा था, वहीं काव्या भी अपने लाइफ में रौनक के साथ सेटल हो गई थी। इस दौरान दिव्या हमेशा से अकेली ही रही, क्योंकि उसका आज तक किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं बन पाया था। शायद यह इस वजह से था क्योंकि वो मोनिका और काव्या की जैसी खूबसूरत नहीं थी, या फिर यह उसके पहनावे के ढंग की वजह से, क्योंकि दिव्या ज्यादा लड़कों के जैसे कपड़े पहनती थी। दिव्या को प्यार में कोई यकीन तब तक नहीं था जब तक वो शेखर से नहीं मिली थी। उनका रिश्ता 6 महीने से था और आज शेखर उसे अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता था। शायद से वो अब दिव्या के साथ शादी करना चाहता था। ये सब सोचते हुए ही दिव्या काफी खुश हो जाती है। फाइनली अब उसका लाइफ भी सेट होने वाला था। वही हर्षवर्धन हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड के अंदर बिस्तर पर ही लेटे उस आदमी की ओर देख कुछ सोच रहा था कि तभी अचानक से हर्षवर्धन के फोन पर एक मैसेज आता है। इस मैसेज को पढ़ हर्षवर्धन के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है। वो उस मैसेज को बिस्तर पर लेटे उस आदमी की ओर दिखाते हुए बोलता है, लगता है अब समय आ गया है अब दूसरा विकेट गिराने की। इतना बोल हर्षवर्धन उस आदमी के चेहरे पर हाथ फेर उस वार्ड से चला जाता है। हर्षवर्धन अपने घर में लगे सोफे पर बैठे हुए सामने की टीवी पर कोई फुटेज देख रहा था कि तभी उससे काव्या का मैसेज आता है। काव्या ने हर्षवर्धन से यह रिक्वेस्ट की थी कि वो उसे छोड़ दे, वो उसे अब जीने दे, और अब वो उसके साथ इस तरह के रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। वो राकेश के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करना चाहती है। काव्या की यह मैसेज पर हर्षवर्धन को काफी गुस्सा आता है। वो गुस्से में अपना फोन उस एलईडी में मार देता है, जिसमें अभी वो फुटेज देखकर काफी एक्साइटेड हो रहा था। फोन फेंकने के बाद हर्षवर्धन वही रखे शराब के गिलास को अपने मुंह में लगा एक ही बार में खत्म करते हुए कुछ सोचता है। तभी अचानक से हर्षवर्धन को कुछ ध्यान आता है और वो तुरंत से अपने फोन के पास भागता है, तो उसका फोन पूरी तरह से टूट गया था। ये देख हर्षवर्धन अपने कमरे की ओर भागता है, जहां अपने अलमीरा में से दूसरी फोन निकाली वो उसमें एक नंबर डायल करके सामने वाले इंसान से जल्दबाजी में बोलता है, प्लान में चेंज है, उसे रोको। पॉकेट स्टोरी पर मैंने जितने भी स्टोरी पढ़ी या सुनी है, मुझे हर स्टोरी एक ही जैसा लगता है, इसीलिए मैंने कुछ अलग ही लिखने की कोशिश की है। अभी मैं आप लोगों के रिव्यू के अकॉर्डिंग इसमें चेंज भी कर रहा हूँ, जो शायद से मैंने पहले नहीं सोचा था, पर ये दूसरी स्टोरी से अलग है। वैसे मैंने कल का कमेंट देखा, बहुत से लोगों ने काफ़ी सही गैस किया है, जिन्होंने बाद में कमेंट किया है मेरा स्टोरी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। और रही बात हर्षवर्धन और काव्या की प्यार की, तो वह भी शुरू होगा, और ऐसा कि जिस वजह से काव्या हर्षवर्धन काव्या के साथ ये सब कुछ कर रहा है, एक दिन उससे ही लड़ेगा। मेरी आप लोगों से बस यही उम्मीद है कि ज़्यादा उतावले ना होकर स्टोरी को है जैसा मैंने सोच रखा है वैसा मुझे लिखने दीजिए, वरना फिर कहीं मैं दूसरे ट्रैक पर चला गया, फिर सब कुछ बर्बाद।